ओके एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का। कैसे हैं सब लोग? एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए मुझे क्या हम लाइव आ चुके हैं और क्या हम रेडी हैं। वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। जी हाँ दोस्तों, तो 10 से 14 मार्क्स तक का इस चैप्टर में से पूछा जाता है और सही बताऊं तो यार बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत आराम से आप इसके क्वेश्चंस फटाफट कर सकते हो। सम्स अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं तो इतने टाइम टेकिंग नहीं होते। तो रियली रियली अमेजिंग चैप्टर। मैं करने को रेडी हूँ, फोड़ने को रेडी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी तैयार हैं। ऑडियो वीडियो आपको सब कुछ बढ़िया जोरदार आ रहा है। शुरू कर सकते हैं। यस सर, आर्य पटेल एंड आयुष, अनन्या, दीपेश, कृष्णा, शिवांश, मेहुल एंड दीपेश, जानवी, इंडोनेशिया, अनन्या, सभी का बहुत स्वागत है। यस यस यस, साइली। ओके जी, क्लियर है एकदम। ओके, रिपोर्ट फाइन, वेरी गुड इवनिंग। वैसे तो हमारी इस सेशन, ये जो सीरीज है, इसका डेली का टाइमिंग है 3 to 5 PM, बट ओनली फॉर टुडे बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजन मुझे बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैंने आपका क्लास का टाइम आज के लिए शिफ्ट किया 6 to 8 PM। कल से वापस हम लोग 3 PM ही करने वाले हैं। और जिनको नहीं पता, जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं डेली बेसिस पर, उनको मैं बता दूं, दिस इज द फोकस बैच 2.0। फोकस बैच के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं आपको एक चैप्टर देता हूं जो आप डिटेल में रिवाइज करके आते हो, या तो सेल्फ या तो मेरे वन शॉट रिवीजन से, और उसके अगले दिन मैं उसी चैप्टर के अच्छे अच्छे एमसीक्यूज कराता हूं। वो एमसीक्यूज जो एक बोल सकता हूं एक लेवल अप है, और वो एमसीक्यूज भी अगर हम कर लेते हैं तो न सिर्फ पास बल्कि क्यूए जैसे सब्जेक्ट में हम हाई स्कोर का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो यही सीए फाउंडेशन सितंबर 26 के लिए फोकस बैच 2.0 क्यूए का लेक्चर 3 सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में शुरू करने जा रहा हूं। टोटल 10 लेक्चर का हमारा सेशन है ये, जो सीरीज हमने सोचा हुआ है। लगभग 2-2.5 घंटे के सेशन हम लोग डेली कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव वही है कि मैंने आपको प्लानर दिया हुआ है, डेली के टारगेट दिए हुए हैं। टारगेट के हिसाब से आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो। कल का टारगेट थोड़ा ज्यादा था क्योंकि कल मैंने लाइव क्लास नहीं ली थी, तो आपको चैप्टर 14 भी रिवाइज करके आना था। साथ ही साथ एलआर के 2 चैप्टर मैंने आपको दिए थे। अब बचे हुए एलआर के 2 चैप्टर आप आज रात को रिवाइज करोगे, सो दैट कल दोपहर को 3 बजे से लेके लगभग 3 से 4 घंटे हम लोग एलआर के ढेर सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं टुमारो। यस, पूरा का पूरा एलआर एक ही सेशन में करेंगे। तो कल का सेशन 2 आवर्स का नहीं होगा, कल का सेशन थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है 3 आवर्स 4 आवर्स भी लग सकते हैं फॉर संडे। ठीक है, चलिए भाई। तो इसके जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी मैं प्लानर आपको दिया हूं, जो भी एक टेलीग्राम ग्रुप हमने इस बैच का बनाकर रखा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है, आपको इसका वेब पेज ओपन हो जाएगा, उसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, ट्रैकर की लिंक, प्लानर की लिंक और नोट्स भी सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाने हैं। ऑलराइट सर, तो मैं तो तैयार हूं भाई। अगर आप लोग भी तैयार हैं तो एक बार लाइव चैट में सारे बच्चे फटाफट बोल दीजिएगा, मिलकर बोलेंगे, आसान है तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें झुके, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ऑलराइट सर, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी जो लेटेस्ट हमारे एमसीक्यूज हैं, मतलब आरटीपी ऑफ सितंबर 26 और जो मई 26 का पेपर हुआ, उसके तो सारे एमसीक्यू करवा रहा हूँ, पर उसके पहले के सिर्फ वो एमसीक्यू करवा रहा हूँ जो वाकई में दमदार है। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है D6 निकालने का। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा पार्टीशन वैल्यू, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा D6। तो अगर आपको D6 निकालना होता है ना, तो पहले आपको रैंक निकालनी पड़ती है कि इन सारी टर्म्स में से कौन सी टर्म D6 है। और जब आपको रैंक पता चल जाती है ना, तब आप एग्जैक्टली D6 की वैल्यू निकालते हो। बराबर है। तो बिफोर ऑल दैट, जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, वो ये है सर कि वो लोग डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भूल जाते हैं। सबसे पहले आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो 4, 5, 6 भी दिख रहा है मुझे, 6, 7, 8 मुझे नहीं दिख रहा है, 9, 9 के बाद 10 आई कैन सी, 11 मुझे नहीं दिख रहा है, 12 नहीं दिख रहा है, 13 नहीं दिख रहा है, 14 है, 15 है, 15 के बाद अगला नंबर मुझे दिख रहा है 18। कोई नंबर मिस ना हो गया, इसके लिए एक बार काउंट देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मैं कुछ ना कुछ भूला हूं सर। 20 भूल गया, ये लो 20 आ गया, मतलब अपना काउंट भी 20 मतलब 10 हो गया है सर। ये 10 ऑब्जर्वेशन हो गई। अब आपको सबसे पहले निकालना है रैंक, D6 की रैंक। भाई बहुत सिंपल तरीका होता है ये याद रखने का कि कोई भी पार्टीशन वैल्यू की रैंक कैसे निकाली जाती है। N+1 तो आपको फिक्स करना ही करना है। अब आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, D6 ना, मतलब डिसाइल, डिसाइल मतलब कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, 10 इक्वल पार्ट, और उसमें भी 6 बोल रहे हो, मतलब 6 डिसाइल, तो ये हो जाएगा 6/10। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10 + 1
क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन इंटू 6/10, ये आपका आ जाएगा 11 इंटू 6/10, दैट इज 6.6। अब ये 6.6 आंसर नहीं मेरे भाई, 6.6 टर्म है ये। बस अब क्या, अब अगर आपको D6 डायरेक्टली निकालना है तो आप पहले 6th टर्म पूरी ले लीजिए, उसके बाद जो ऊपर 0.6 पोर्शन है वो कैसे लोगे सर, 7th टर्म और 6th टर्म का डिफरेंस निकाल दीजिए, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6th टर्म हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 मतलब 10। उसके बाद 7th और 6th का डिफरेंस हो जाएगा 14 माइनस 10, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 के साथ। ऑल राइट सर, तो ये हो गया 14 माइनस 10 इंटू 0.6 प्लस 10, आंसर आ रहा है 12.4। पूरी प्रोसेस के साथ आपको बता दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 44 ऑफ आरटीबी सितंबर 26, 12.4 आपका आंसर आ रहा है। क्लियर एंड डन, आसान है एवरीवन? यस सर, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स हैं, आपको उनका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मेरे भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जैसे ही आपको पढ़े आपको क्लिक होना चाहिए कि रेंज का एक रिलेटिव मेजर होता है जिसका फॉर्मूला होता है L माइनस एस बटे L प्लस एस इंटू 100, जहां L का मतलब होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और S का मतलब होता है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो पहले लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढते हैं इसमें से। सर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मुझे 95 नजर आ रही, तो मैंने लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में लिख दिया 95। फिर से ऑब्जर्वेशंस को देखो, सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन बताओ मुझे इसमें से क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट मुझे नजर आ रहा है 55। बस भाई अपना काम हो गया, 95 माइनस 55 हो गया L माइनस एस, 95 प्लस 55 हो गया आपका L प्लस एस, इंटू अपने को करने का है 100। तो भाई न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा 95 माइनस 45, 55 जो कि हो रहा है एक्चुअली 40, और 95 प्लस 55 होता है 150, इंटू करता हूं 100 तो अपना आंसर आ रहा है 26.66666, मतलब राउंड ऑफ कर दोगे तो 26.67। बताइए एवरीवन, ऑप्शन बी अगेन। यस बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर एंड डन सर, बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जा रहा हूं May 26 के क्वेश्चन पे। देखो भाई लेटेस्ट क्वेश्चन मैं पूरे करवा रहा हूं क्योंकि कभी किसी को रेफरेंस चाहिए तो यहां मिल जाता है। बाकी रही बात आपके पुराने क्वेश्चंस की बिफोर May 26, तो वो उसमें मैं सिलेक्टेड वाले करवाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो, द मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज 15, if one observation is 12 replaced by 12 then what will be replaced by 22 then what will be new mean। एक बात बताओ भाई, आपने 10 अलग अलग वैल्यूज को जोड़ा, उसको 10 से डिवाइड किया तो आपको एवरेज मिल गया 15 के बराबर। अब वो कह रहा है कि वो सारी ऑब्जर्वेशंस में एक ऑब्जर्वेशन थी आपकी 12। अब आप एक काम करो, 12 को हटाओ और उसकी जगह 22 डाल दो। अब 12 को हटा के 22 डालूंगा तो क्या मेरा सम जो है वो 10 से बढ़ नहीं जाएगा? और अगर मेरा सम बढ़ गया तो क्या मेरा मीन चेंज नहीं हो जाएगा? वही नया वाला मीन निकालो। तो पहले मैं ओल्ड वाला सम निकालता हूं, ओल्ड वाला सम। तो मैंने पहले सम निकाला, दैट इज 10 इंटू 15, मतलब एक्चुअली में आपके सारे ऑब्जर्वेशन का सम आ रहा होगा 150। समझो ना, आपने टोटल 150 में 10 डिवाइड किया होगा तब जाके आपका एवरेज 15 आया होगा, मतलब टोटल सम रहा होगा 150। अब यहां से निकालते हैं न्यू वाला सम। न्यू वाला सम मतलब इस वाले सम में से एक डेटा हटाओ 12 और उसकी जगह 22 ऐड कर दो, इससे मेरा सम, नया वाला सम 160 आ गया। नया सम आ गया तो लो भाई अब नया वाला मीन भी निकाल देता हूं। न्यू AM 160 डिवाइडेड बाय 10 ऑब्जर्वेशन, सही उत्तर हो गया 16। एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, आसान है। यस सर, कॉन्सेप्चुअली जिसको पता होता है ना वो ऐसे क्वेश्चंस कर लेता है। ऐसा नहीं कि सर सेम टू सेम क्वेश्चन हमने तो नहीं किया था पहले, अरे बन जाता भाई, बहुत सिंपल सी बात है। प्रोसेस, द राइट प्रोसेस अगर आपको पता थी तो आप कर लेते हो। चले भाई, मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक पहुंचा भी सकते हैं। और जिन बच्चों को ना पता हो भाई उनको भी बुला लो। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े तो कोई भी एक जना यार वॉलंटरली बस एक मैसेज कर दो कि हम लोग ऑलरेडी लाइव आ चुके हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। देखो आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन वाला चैप्टर लोग पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये तो न्यूमेरिकल चैप्टर है और थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं। देखो यस, इट्स द न्यूमेरिकल चैप्टर जहां पर ज्यादा न्यूमेरिकल आने वाले, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे। अगर इसमें से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कभी कभी 3-4 थ्योरी एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। इसलिए सारी प्रॉपर्टीज, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपने मेरा वन शॉट किया था तो मैंने कल थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी डिटेल में बताए होंगे, ठीक है एवरीवन। चलो, तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, जी नहीं। अरिथमेटिक मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, गलत। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम, अरे भाई ये तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, बहुत दिल से पड़ी हुई हमने प्रॉपर्टी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल।
द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 28. अमॉन्ग द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस 3 ऑब्जर्वेशंस आर 10, 23 and 62. The difference between the remaining 2 observations is 13. Then the remaining 2 observations are. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो. आपके पास डेटा है, जिस डेटा में हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 5. और उस 5 ऑब्जर्वेशन में से 10, 23 और 62 तो आपको ऑलरेडी बता दिया. अब बाकी के 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, और ये भी बता रहा है कि बाकी की जो 2 ऑब्जर्वेशन है ना, उनके बीच में 13 का गैप है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बाकी के जो 2 ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक को अगर x मानोगे तो अगला हो जाएगा x प्लस 13. भाई 2 ऑब्जर्वेशन जो बचे हुए हैं उनमें 13 का गैप है, तो अगर एक x होगा तो एक x प्लस 13 होगा, तभी तो दोनों के बीच में 13 का गैप कहलाएगा. अब इन पांचों का एवरेज जो है आपका वो किसके बराबर आ रहा है? सर 28 के बराबर आ रहा है. तो क्या आप ये दोनों टर्म्स बता सकते हो? हाँ. अब ये जो मैं तरीका बता रहा हूं भाई, ये सबसे लॉजिकल तरीका इसको करने का. पर किसी किसी को अगर ऐसा जमता है कि सर मैं तो इसको ऑप्शन से करना चाहता हूं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो ऑप्शन से कैसे करोगे, ये तीनों नंबर ले लिए और बाकी 2 नंबर ऑप्शन से उठा के एवरेज निकाल कर चेक कर लिया, साथ में ये भी चेक कर लिया कि वैल्यू के बीच में 13 का गैप है कि नहीं. तो एक बार ऑप्शन से भी बता देता हूं. सर ऑप्शन ये तो गलत ही हो गया. क्यों? क्योंकि 30 और 17 के बीच में नहीं, ऐसे नहीं, 30 और 17 के बीच में 13 का गैप है. तो एक बार ऑप्शन ए से ट्राई करके देखता हूं मैं. 10 प्लस 23 प्लस 62 और उसमें 30 और 17 जोड़ देता हूं, प्लस 30 प्लस 17, और इस पूरे को 5 से डिवाइड कर देता हूं. सर एवरेज 28.4 आ रहा है, जबकि हमें एवरेज कितना चाहिए? 28. और फर्स्ट ऑप्शन से हमारा एवरेज क्या आ रहा था? 28.4. इसीलिए मैं बोलूंगा कि ऑप्शन ए गलत है. फिर आप ऑप्शन बी में जाते हो, 38 और 15 जोड़ते हो, तो आपने फिर से दिया 10, 23, 62 प्लस 38 प्लस 15. सर यार 148 डिवाइडेड बाय 5 किया, सर 29.6. इस वजह से ये भी अपना गलत हो गया. 29 और 16 लेता हूं सर, तो 10, 23, 62 प्लस 29 प्लस 16 अपॉन 5 करता हूं, सर 28 आ रहा है. इससे मुझे करेक्ट आंसर मिल चुका है ऑप्शन सी. ये मैंने ऑप्शन वाले तरीके से बता दिया उन बच्चों के लिए जो फॉर्मेशन नहीं कर पाते इक्वेशन की. हालांकि बहुत आराम से आप फॉर्मेशन करके भी कर सकते हो इसको, तो आप फॉर्मेशन करके भी बताता हूं. इसमें आपको बार बार ट्राई भी नहीं करना पड़ेगा, एक बार में सही आंसर आएगा. सीधे मैं इन सबको जोड़ देता हूं. 10 प्लस 23 प्लस 62. एक टर्म को मैंने x माना और एक टर्म को मैंने x प्लस 13 माना, क्योंकि दोनों के बीच में 13 का गैप है. और इस पूरे को डिवाइड कर दिया 5 से और am रख दिया मैंने 28 के बराबर. अब क्या भाई, कैलकुलेटर में तुम 10 प्लस 23 प्लस 62 लिख दो, 95 हो गया. सॉरी 13 भी जोड़ दो ना, 10 प्लस 23 प्लस 62 प्लस 13, ये मिला के तुम्हारा 108 हो जाएगा. यहाँ पर 108 प्लस 2 बार x आ रहा है तो उसको 2x लिख दो, और ये जो तुम्हारा 5 है वो 28 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो सामने की तरफ 140 आ जाएगा. अब तुम x निकाल कर देख लो कितना आ रहा है. सर 148 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ रहा है 16. इसका मतलब हमारी 2 टर्म्स क्या हो जाएंगी? एक x हो जाएगा जो कि है 16, और अगला हो जाएगा x प्लस 13 जो कि हो जाएगा 16 प्लस 13 दैट इज 29. तो एक आंसर आ गया 16, एक आंसर आ गया 29. 16 और 29 ऑप्शन दिया है सर हमारे पास सी. बताइए भाई एवरीवन, दोनों ही तरीके से वॉट एवर वे यू लाइक डिड, पर क्या आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या चीजें पूछ रहा है? एवरीवन फोकस प्लीज, फास्ट बताइएगा. सबको क्लियर है 100%? आगे बढ़ रहा हूं सर, सी एंड डी कर देते हैं इसको. चलिए अगेन May 26 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन बोलूंगा इसको भी मैं. आपको बोल रहा है इफ द मीन ऑफ 40k 6k 4k स्क्वायर 8k माइनस 4k स्क्वायर इज 20, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. अब आप खुद बताओ कैसे निकलता है ये. इन सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ना पड़ेगा. यस. और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे यहाँ 5 दिया उनको डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 20 के बराबर कर दो, आपका काम हो जाएगा. तो मैंने लिखा सर 40 प्लस k प्लस 6k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू होल डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 20. अब आप k वालों को एक साथ लिख दो, तो 40 तो 40 रहेगा, k वालों को साथ में लिख देता हूं, k 6k मतलब 7k, 7 और 8 15k हो जाएगा सर, 15k. और वही बात अगर मैं करूं 4k स्क्वायर और माइनस 4k स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा. तो 40 प्लस 15k अपॉन 5, एक काम करें 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 100 हो जाएगा. अब आप k की वैल्यू निकाल कर देखो भाई कितना आ रहा है. 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 15, द आंसर इज कमिंग टू 4. बॉयज एंड गर्ल्स k इज इक्वल टू 4. ऑप्शन डी. अरे ओ आया कि नहीं आया? अरे आसान है कि नहीं रे बाबा? आसान है सर, आसान है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. सर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा कब? ओनली
when sir standard deviation is 0 only if all the observation by the variable are। एक बात बताओ, डेविएशन 0 है मतलब सारी वैल्यू सेम आ रही होंगी, कांस्टेंट आ रही होंगी, तभी तो डेविएशन कुछ भी नहीं है। तो ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, ये भी प्रॉपर्टी में ही हमने पढ़ा हुआ है भाई। तो कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करना प्रॉपर्टी को कभी। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो सर अगला सवाल। टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव हार्मोनिक मीन्स ऑफ 50 and 30 for their test score with 10 students in the first group, 15 students in the second group, what will be the combined HM? combined HM का फॉर्मूला मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं, दैट इज N1 plus N2 होल डिवाइडेड बाय मेरे भाई N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। सर ये चैप्टर में ना फॉर्मूला बहुत मैटर करता है, फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने कितने दिए सर? 10 और 15 दिए हैं। ठीक है भाई, 10 और 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए। हार्मोनिक मीन्स कितने दिए? 50 और 30, तो 10 अपॉन 50 प्लस 15 अपॉन 30। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है भाई, इसको तो कैलकुलेटर में कर डालेंगे हम लोग। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दो, फिर डिवाइड इक्वल टू करके ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो लो भाई मैं करके बताता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 50, ये जो भी वैल्यू है इसको मेमोरी प्लस कर देता हूँ। दूसरा हमारा फ्रैक्शन है 15 डिवाइडेड बाय 30, 15 डिवाइडेड बाय 30, इसको भी मेमोरी प्लस कर देता हूँ। फिर इनका मेमोरी रिकॉल करूंगा तो डिनोमिनेटर में 0.7 आ गया। अब डिवाइड इक्वल टू करने से ये ऊपर चला गया, मतलब रेसिप्रोकेट हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमिनेटर से, दो की 25 के बराबर, 10 और 15, तो वैल्यू आ रही 35.7143, 35.7143। क्या कोई नियरेस्ट ऑप्शन अपने को दिख रहा है? सर ऑप्शन बी दिख रहा है। एवरीवन भाई ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, आगे बढ़ता हूं। क्लियर एंड डन है? यस सर क्लियर एंड डन है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। द अरिथमेटिक मीन, बहुत अच्छा सवाल। द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एक्सीड देयर हार्मोनिक मीन बाय 30 एंड इफ अरिथमेटिक मीन इज 45 देन व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन? सबसे पहले तो आपको याद आना चाहिए, दो नंबर वाली बात हो रही है। सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन होते हैं ना, जब सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन होते हैं तो आपका अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी अपने को याद आनी चाहिए। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ता हूं मैं। हमें अरिथमेटिक मीन दिया है 45 क्वेश्चन में, जी हाँ, और हमें हार्मोनिक मीन भी दिया हुआ है। कह रहा भाई अरिथमेटिक मीन जो है आपका वो हार्मोनिक मीन से 30 ज्यादा है, तो 45 में से अगर 30 हटा दूंगा तो मुझे 15 हार्मोनिक मीन। अरे सर इतना इजी, हमको तो लग रहा था पता नहीं क्या ही लैंग्वेज दी है। अरे क्या क्या ही दी है, कितनी तो सिंपल है। AM 45 दिया है और जो HM है उससे 30 ज्यादा AM है, मतलब HM उससे 30 कम हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, तो आप बोल दोगे 45 इंटू 15 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो बता दो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 45 इंटू 15 कर देता हूं, चलो भाई कर देते हैं, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। अंडर रूट कर दिया, 25.98 आ रहा है सर, 25.98। क्लियर एंड डन। सर 25.98 तो ऑप्शन में नहीं दिया, अब क्या करें? कोई बात नहीं मेरे भाई, आप एक एक ऑप्शन की वैल्यू निकाल कर देख लो। पहला ऑप्शन √2 इंटू 27, √2 इंटू 27, सर 25.98 नहीं आ रहा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, √3 इंटू 25, सर √3 निकाला, अंडर √3 इंटू 25, सर ऑप्शन बी भी नहीं आ रहा सर। चलो ऑप्शन डी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि सी तो 42 है। √3 इंटू 15 ट्राई करते हैं, √3 इंटू 15 ट्राई किया, अरे सर 25.98 आ गया, मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अरे समझ में आया बिड़ू? क्लियर एंड डन हुआ बिड़ू? यस सर। चलिए ये था अपना May 26 का। आपको समझ आ रहा होगा, अभी का पेपर का क्वेश्चन दिखा रहा हूं सो दैट यू गेट एन आइडिया कि हाँ भाई इस चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा भारी लेवल की चीजें नहीं आती। ठीक है, थोड़ा सा बस अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इफ द थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल आर गिवन, अरे भाई साहब इतना इजी क्वेश्चन, बताइए व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन? अगर आपको याद है फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन का, दैट इज Q3 माइनस Q1/2, तो आप सीधे उठाओगे नंबर और कैलकुलेटर में सॉल्व कर दोगे इसको। तो आप बोलोगे सर 64.5 माइनस 22, वो तो आपको लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको भी पता, ये ओरल क्वेश्चन है भाई, 60 मतलब कैलसी पे ही पूरा हो जाएगा। -22/2, द करेक्ट आंसर इज 64.5 माइनस 22/2, द करेक्ट आंसर इज 21.25, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भाई ये तो क्या ही बोलूं मैं, तो सही में आसान है, बहुत ही आसान। नाउ May 26 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको और AM पूछ रहा है। भाई AM में से एक फॉर्मूला थोड़ी पढ़ा अपन ने, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, समेशन ऑफ fx अपॉन कैपिटल N। अब कैपिटल N क्या होता है? कैपिटल N का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर में पहले इसका सम निकालते हैं। ठीक है, 5, 9, 12, 17, 14, 10 और 6, ये मैंने निकाल कर यहां पर रख दिया 73।
अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर में समेशन ऑफ एफ एक्स निकालूंगा। समेशन ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं सर, 5 इंटू 1 मेमोरी प्लस, 9 इंटू 2 मेमोरी प्लस, 12 इंटू 3 मेमोरी प्लस, 17 इंटू 4 मेमोरी प्लस, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते मेमोरी में डाल दो। ये पहला तरीका। या फिर 1 मतलब 5 इंटू 1 इक्वल टू 9 इंटू 2 इक्वल टू 12 इंटू 3 इक्वल टू, और लास्ट में जाके जीटी दबा दो। दोनों में से जो तरीका आपको जमता है, आपको टोटल निकालते बनना चाहिए। ठीक है, तो 1 इंटू 5 एम प्लस, 2 इंटू 9 एम प्लस, 3 इंटू 12 एम प्लस, 4 इंटू 17 एम प्लस, 5 इंटू 14 एम प्लस, 6 इंटू 10 एम प्लस, 7 इंटू 6 एम प्लस। मेमोरी कॉल सर यार 299, बस 299 को 73 से डिवाइड किया, मेरे को मेरा एवरेज मिल गया, एंड द एवरेज इज 4.096। 4.096 को मैं नियरेस्ट बोल सकता हूं 4.10, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, यस सर, क्लियर एंड डन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। चलो, व्हाट विल बी द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर फ्रॉम द मीन। मैं आपको याद दिला दूं, मीन डेविएशन करके एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमने पढ़ा था, जिसमें कोई अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी से सभी ऑब्जर्वेशंस का एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना होता है और उसके बाद उसका एवरेज करना होता है। तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फ्रॉम द मीन बोल रहा है, मतलब सबसे पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा, और मीन बोला मतलब बाय डिफॉल्ट एएम की बात चल रही, तो पहले एएम निकाल दो। चलो भाई, 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12, 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12, फिर इसका सम आ रहा है 42। 42 को मैं डिवाइड कर देता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए 3 और 3 6, तो ये एएम आ गया 7 के बराबर। तो मीन आ गया अपना 7। अब अपने को क्या करना है, सारे ऑब्जर्वेशंस में से 7 माइनस करके एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है। तो 2 में से 7 हटाया तो 5 बचा, 4 में से 7 हटाया 3 बचा, 7 में से 7 हटाया 0 बचा, 8 में से 7 हटाया 1 बचा, 9 में से 7 2, 12 में से 7 5। सर आप प्लस माइनस के साइन क्यों नहीं लगा रहे हो बेटा, मॉड्यूलस लगा हुआ है। मीन डेविएशन की यही तो विशेषता है कि वहां आपको एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना होता है, मतलब विदाउट साइन। अब ये जो विदाउट साइन वैल्यू आ रही है ना, बस इसी का एवरेज कर दो, वही आपका मीन डेविएशन हो जाएगा। तो इन सबको सम कर देता हूं, 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, ये आ रहा 16। 16 को 6 से डिवाइड कर देता हूं, तो 16/6 आ रहा मेरा 2.666, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। राउंड ऑफ करोगे तो 2.67। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बताइए मेरे भाई और भाइयों और बहनों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज 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 फास्ट। यस, चलिए क्लियर एंड डन। If the mean of the 5 observation x plus 1, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 9 is given as 125, तो x की वैल्यू क्या होगी? भाई मीन के तो कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको सबको जोड़ना है और डिवाइड कर देना है 5 ऑब्जर्वेशन से, और उसकी वैल्यू 125 कर देनी है, x मिल जाएगा आपको। अब मैं इसको फास्ट करता हूं, 1 2 3 4 5, 5 बार अगर आप x x x x जोड़ोगे तो क्या 5x नहीं हो जाएगा सम? ठीक है, अब जो भी नंबर दिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा 25। इस पूरे का टोटल अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारी वैल्यू 125 आ रही है। क्या अब आप x निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से हो जाएगा। 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 125 इंटू 5, उसमें 25 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं यहां से उठा के, और 5 डिवाइड कर देता हूं, तो आंसर आ जाएगा 120। अरे आसान है रे भाई, अरे आसान है भाई, ऑप्शन डी। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग मेरे साथ हो, सॉल्व कर रहे हो उस चीज को, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस, आई नाउ द गुड क्वेश्चन, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए हुए हैं, वन शॉट में भी किए हुए हैं, उसके बाद भी बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, इफ द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है और उन दोनों के बीच की इक्वेशन गिवन है, देयर इज अ रिलेशन गिवन बिटवीन एक्स एंड वाई, द मीन एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द एक्स आर 1.2 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो एक्स और वाई आपस में एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, जो इक्वेशन आपके सामने दी उससे। एक्स का मीन भी गिवन है, एक्स का मीन डेविएशन भी गिवन। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट वाई, मतलब हमारे पास जो डेटा दिया है ना वो एक्स का दिया है, पर हमसे जो कोफिशिएंट पूछ रहा है ना वो वाई का पूछ रहा है। अब मैं इसको रिवर्स वे में समझाता हूं तुमको, कि अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई निकालना है तो मुझे कौन सी दो चीजों की जरूरत होगी? सर पहले आप मीन डेविएशन ऑफ वाई निकालिए और उसको आप एम ऑफ वाई से डिवाइड करिए,
और इंटू 100 करिए तो आपको कोफिशिएंट मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना भाई, चाहिए क्या ये सोचो पहले आप। आपको चाहिए था कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, आपको चाहिए था कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई। हाँ सर, ये निकालना था। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट डिवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन डेविएशन अबाउट एम निकाला, अपॉन एम कर दिया इनटू 100। पर ये सारी चीज मुझे वाई के लिए चाहिए थी, फॉर वाई, तो वाई का निकालना पड़ेगा ये दोनों। और गिवन किसका है सर? गिवन तो एक्स का है। चलो तो एक एक करके दोनों चीजें निकालता हूं मैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ वाई। अब आपको याद दिला दूं, मीन डेविएशन एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, और एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब कोई चीज प्लस या माइनस होने का इंपैक्ट नहीं आता, मल्टीप्लाई और डिवाइड होने का इंपैक्ट आता है, और वो भी साइन चेंज किए बिना। तो मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं आपके लिए 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो उस बेसिस पर आप यहां पर बोल सकते हो कि 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x, और उस बेसिस पर आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू 7/4 माइनस 3/4x। मतलब अगर आपको मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है तो आपको सिंपली और सिंपली 3/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीन डेविएशन ऑफ x में। सर क्या हम 7/4 का इंपैक्ट नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्या हम 3/4 के आगे जो माइनस लगा उसका भी इंपैक्ट नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल बात है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप मेजर और डिस्पर्जन में चेंज ऑफ ओरिजिन की प्रॉपर्टी पढ़ते समय समझते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3/4। अब क्वेश्चन से उठाते हैं मीन डेविएशन ऑफ एक्स। तो मीन डेविएशन ऑफ एक्स अपने पास दिया हुआ है, मीन एंड मीन डेविएशन 1.2 एंड 0.4, मतलब ये दिया है 0.4। तो आप सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3। 3/4 इंटू 0.4, यस सर इट इज कमिंग टू 0.3। अब मीन डेविएशन ऑफ y मिल जाने के बाद अपने को निकालना है एम ऑफ y। चलिए सर एम ऑफ y निकालते हैं। क्या अरिथमेटिक मीन एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन है? सर अरिथमेटिक मीन तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब अगर ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है तो सेंट्रल टेंडेंसी में तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का इंपैक्ट होता है। तब क्या आप सिर्फ 3/4 का इंपैक्ट लोगे, या 7/4 प्लस होने का भी इंपैक्ट लोगे, और 3/4 मल्टीप्लाई होके माइनस होने का भी इंपैक्ट लोगे? सर दोनों का इंपैक्ट लेंगे। ये कहां होता है? ऐसा होता है सेंट्रल टेंडेंसी में। तो अब मैं अगर एम निकालने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा 7/4 माइनस 3/4 इंटू एम ऑफ एक्स। अब ये प्रॉपर्टी जिसको पता है वो समझ गया क्या हो रहा है। तो 3/4 माइनस 3/4, 7/4 माइनस 3/4 इंटू एम आपको दिया 1.2। बस भाई अब क्या करना है आपको, आप यहां पर 3 इंटू 1.2/4 कर लो, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 7/4 से। तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी देख लेते हैं सर। सर 3 इंटू 1.2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, वी आर गेटिंग 3.4/4। 3.4/4 को डेसिमल में लिख दूं तो 0.85। अब मैं निकाल देता हूं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y। क्यों? क्योंकि मुझे मीन डेविएशन ऑफ y भी मिल गया और मुझे एम ऑफ y भी मिल गया। 0.3 डिवाइडेड बाय 0.85 इंटू कर देता हूं 100। सर ये तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन अगर आपको दिखता है और आपको लगता है यार थोड़ा मेरा टाइम खा जाएगा, आप इसको अगले राउंड के लिए रखिए। भले आपको ये बनता है, इवन इफ यू नो दिस क्वेश्चन, फिर भी आप इसको सेकंड राउंड के लिए रखिए। पर इसका ये मतलब नहीं कि ये कर ही नहीं पाओगे आप। हाँ, आप इसको पहले प्रायोरिटी में नहीं उठाओगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। डज नॉट मीन कि आप इसको स्किप करके आओगे। आप इतने गधे नहीं हो, आपको इतना तो समझ आता है। आपने प्रॉपर्टी अलग अलग पढ़ी हुई है, बस साथ में कंबाइन हो रही प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं। इनफैक्ट ये सेम लेवल का क्वेश्चन भी हमने किया है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y निकालना था। मीन डेविएशन ऑफ y न्यूमिनेटर में, एम ऑफ y डिनोमिनेटर में। एम ऑफ y निकालने के लिए ओरिजिन स्केल दोनों की प्रॉपर्टी यूज करी, और मीन डेविएशन ऑफ y निकालने के लिए सिर्फ चेंज ऑफ स्केल की प्रॉपर्टी यूज करी। आप सबको ऑब्वियस रीजन पता है, ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई। इस तरीके से दोनों चीजें निकाली, 0.3 और 0.85, और दोनों का रेशियो लेके इंटू 100 किया, 35.29 हमारा आंसर आ गया। क्लियर एंड डन। आगे बढ़ते हैं सर, लेट्स मूव ऑन। जेन 26 में आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी क्वेश्चन आया था, और कंबाइंड एसडी एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा बच्चों को लगता है बहुत लेंदी है। आई अग्री लेंदी है। फिर अगेन वही बात बोलूंगा, आप फर्स्ट राउंड में नहीं करोगे, सेकंड राउंड में करोगे, लेकिन करोगे तो सही। कैसे करोगे वो तो सीखना पड़ेगा। इफ द टू सैंपल ऑफ साइजेस 30 and 20 have the mean as 55 and 60 and the standard deviation of 5 and 6, what would be the standard deviation of the combined sample of 50? तो दो ग्रुप्स दिए हैं, 30 ऑब्जर्वेशन का, 20 ऑब्जर्वेशन का, और कंबाइंड ग्रुप का एसडी आपसे पूछ रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, कंबाइंड एसडी निकालने के लिए पहला स्टेप होता है कंबाइंड एएम निकालना। क्यों, इसका रीजन बताता हूं।
कंबाइंड एम निकालोगे तब तो D1 D2 निकलेगा। अरे कंबाइंड एसडी के फॉर्मूले में आता है क्या फॉर्मूला, देखो लिखता हूं मैं, N1 S1 स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, N2 S2 स्क्वायर प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर। क्या समझे भाई, N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और ये पूरा सॉल्व करके जो वैल्यू आती है उस पूरे का हम लोग होल अंडर रूट करते हैं टू गेट द कंबाइंड एसडी। अब इसके अंदर N1 आपको क्वेश्चन में दिया है, S1 आपको क्वेश्चन में दिया है, N2 आपको क्वेश्चन में दिया है, S2 आपको क्वेश्चन में दिया है। मिसिंग क्या है, मिसिंग है सर हमारे पास D1 D2, और D1 D2 निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सर, D1 होता है X1 बार माइनस कंबाइंड एम, और D2 होता है सेकेंड वाले एम माइनस कंबाइंड एम। मतलब सबसे पहले D1 D2 के लिए कंबाइंड एम चाहिए, वही तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि कंबाइंड एम क्यों चाहिए। कंबाइंड एम का फॉर्मूला होता है N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। देख लेते भाई, N1 मतलब फर्स्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया 30 और उसका मीन दिया अपने पास 55 प्लस दूसरे ग्रुप में 20 लोग हैं, उसका एवरेज 60 है, तो इंटू 60 कर देता हूं और इस पूरे को डिवाइड कर देता हूं मैं 30 प्लस 20 से, तो अपने को कंबाइंड एम मिल जाएगा। आइए सर लेट्स डू इट। 30 इंटू 55 एम प्लस 20 इंटू 60 एम प्लस मेमोरी रिकॉल होल डिवाइडेड बाय 50। द करेक्ट आंसर इज 57। बॉयज एंड गर्ल्स 57 आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं D1 D2 निकालता हूं इससे, तो पहला एम 55, उसमें से मैं 57 माइनस करूंगा तो आई विल गेट -2। दूसरा एम दिया 60 में से मैं 57 माइनस करूंगा तो आई विल गेट 3। मुझे D1 D2 की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ आई एम रेडी टू कैलकुलेट कंबाइंड एसडी। तो कंबाइंड एसडी अपने पास हो जाएगा N1 S1 स्क्वायर, N1 दिया 30, माय बैड, हाँ 30 इंटू S1 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, S1 मतलब पहला एसडी, तो पहला एसडी तो 5 दिया पर फॉर्मूले में स्क्वायर करना होता है तो इंटू 5 का स्क्वायर किया प्लस 20 इंटू दूसरा एसडी दिया 6 का स्क्वायर प्लस N1 30 इंटू D1 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस N2 दैट इज 20 इंटू D2 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अरे भैया होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 मतलब 30 प्लस 20। तो इस पूरे का अगर आप रूट करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है भाई, चलेगा। अब मैं न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व करता हूं कैलकुलेटर में। 30 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 30 इंटू 25 मेमोरी प्लस 20 इंटू 6 स्क्वायर मतलब 20 इंटू 36 मेमोरी प्लस 30 इंटू -2 का स्क्वायर तो वो भी 4 ही आता है, तो 30 इंटू 4 मेमोरी प्लस 20 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 9 एम प्लस मेमोरी रिकॉल। सर न्यूमरेटर में आ रहा है 1770 और डिनोमिनेटर में 50। इन दोनों का फ्रैक्शन निकाल के कर देंगे फाइनली स्क्वायर रूट, अपना काम बन जाएगा। तो 1770 अपॉन 50 का रूट किया तो वैल्यू आ रही 5.949, 5.949 मतलब 5.95। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एवरीवन, 5.949। तो करेक्ट आंसर भाई नियरेस्ट बी नहीं होगा, नियरेस्ट ए होगा। शिवांश भाई क्या कर रहा है मेरे भाई, नियरेस्ट ए होगा ना 95। ओके चलो, अब ये कंबाइंड एसडी था। सर क्या ये लेंदी था, हाँ ये लेंदी था। क्या ये बहुत ही शॉर्ट में हो जाता, नहीं होता, मतलब छोड़ने क्या, अरे टफ नहीं है, टाइम टेकिंग है, मतलब राउंड 2 में लोगे इसको, पर लोगे तो सही ना। यस सर बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर एंड डन कर देते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो Jan 26 के अच्छे वाले सवाल मैंने करवा दिए, अब September 25 में चल रहा हूं। अ सेट कंटेन्स 7 नंबर whose average is 12, the average of the 4 greater number is 18 and the average of the 4 smaller number is 8. Which of the following is the value of one of the number? बहुत प्यारा सवाल है, समझाऊंगा मैं आपको। देखो मान लो हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7, ये अपने पास 7 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है सर। इन 7 ऑब्जर्वेशन में से कह रहा है कि भाई आपके जो 4 ग्रेटर नंबर है, मैं मान लेता हूं कि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, जो 4 ग्रेटर नंबर है मेरे, समझो जो भी 7 ऑब्जर्वेशन थे ना मैंने मान लो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो 4 बड़े वाले जो नंबर है A4 A5 A6 और A7 उनका जो एवरेज आ रहा है दैट इज 18। और दूसरी बात ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो आपके 4 स्मॉलर नंबर है, 4 स्मॉलर नंबर का एवरेज आ रहा है 8। ऑब्वियसली छोटे नंबर है तो एवरेज भी छोटा आएगा, बड़े नंबर का एवरेज बड़ा आएगा। अरे ध्यान दो, छोटे नंबर का एवरेज छोटा आएगा, बड़े नंबर का एवरेज बड़ा आएगा, ठीक है।
अब क्या आपको एक चीज दिख रही है कि A4 एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो दोनों में काउंट हो रही है। A4 पहले 4 में भी आता है और A4 बाकी के 4 में भी आ रहा है, क्योंकि टोटल 8 ऑब्जर्वेशन ही, टोटल तो 7 है। मतलब अगर मैं इसका सम निकालूं और अगर मैं इसका सम निकालूं तो दोनों सम में कोई एक ऐसी चीज है जो कॉमन रिपीट हो रही है। यस सर। और आपको ओवरऑल एवरेज दिया तो आप ओवरऑल सम भी निकाल सकते हो। तो अब मैं निकालता हूं सम ऑफ 4 स्मॉलर नंबर्स, 4 स्मॉलर। अच्छा, एवरेज से सम निकालना तो मेरे को नहीं लगता भाई अब किसी को टफ लगता होगा। ठीक है सर, एवरेज आया 8 और 4 ऑब्जर्वेशन, मतलब पहले 4 डेटा का एवरेज सम आ रहा 32। इसी तरीके से सम ऑफ निकालते हैं 4 ग्रेटर नंबर्स। लेट्स फाइंड आउट सम ऑफ 4 ग्रेटर नंबर्स। तो 4 ग्रेटर नंबर का सम हो जाएगा 18 इंटू 4, 18 इंटू 4, तो ये आ रहा है 72। अब मैं तुमसे पूछूं सम ऑफ ऑल नंबर्स, टोटल 7 नंबर्स का सम कैसे निकलेगा? तो तुम बोलोगे सर ओवरऑल एवरेज 12 था, तो 12 इंटू 7, 7 ऑब्जर्वेशन थे, सर ये आ रहा है 84। सर ऐसा कैसे हो सकता है? 32 और 72 का सम 84 कैसे आ सकता है? अरे भाई एक बात बताऊं, 32 प्लस 72 जब तुमने किया होगा ना, तो 32 प्लस 72 के अंदर 104 सम आ रहा है, जबकि सम तो 84 आना चाहिए। तो 20 क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि 20 एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन है जो दोनों में काउंट हो रही है, तो डबल काउंट हो रही है। ओ, मतलब इन सारे ऑब्जर्वेशन में से तो जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू 20 है। जी हाँ। और भाई तो क्वेश्चन पूछ रहा, बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनमें से पक्की बात है, और वो ऐसा 20। तो करेक्ट आंसर होता है 20। बड़ा ही उम्दा सवाल है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई, लॉजिकल तरीके से हमने इसको समझा। ठीक है एवरीवन, बहुत ही प्यारा सवाल। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं दे सकते किसी भी चीज में हम लोग। टोटल 7 नंबर्स थे, पहले 4 छोटे नंबर और फिर बाद के 4 बड़े नंबर। पहले 4 छोटे नंबर का एवरेज 8 था, रिमेनिंग 4 बड़े नंबर का एवरेज 18 था, और ओवरऑल एवरेज हमारे पास 12 गिवन था। तो हमने पहले 4 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज की मदद से 8 इंटू 4 करके सम निकाल दिया, बाकी 4 का भी 18 इंटू 4 करके सम निकाल दिया, और ओवरऑल 7 ऑब्जर्वेशंस का भी सम निकाल दिया। अब ये 32 और ये 72 का मिला के हो रहा है 104, जबकि वैसे तो सम 84 आना चाहिए। तो सर ये वाला सम ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें एक ऑब्जर्वेशन 2 बार काउंट हो रही है, तो जो चीज 2 बार काउंट हो रही होगी उसी की वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही होगी। एक्स्ट्रा वैल्यू है 20, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है 20 जो दोनों में 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक्स्ट्रा टोटल ज्यादा आ रहा है। एवरीवन समझा आपने? तरीका भी मस्त था। ठीक है, क्लियर एंड डन। आगे बढ़ता हूं। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हार्मोनिक मीन निकालना है। क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को न्यूमिनेटर में लेते हैं और डिनोमिनेटर में सम ऑफ 1/x कर देते हैं। यहां 4 ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रहे हैं, पर देखना आप सम निकालते समय ज्यादा दिमाग मत लगाना। अरे 1 का रेसिप्रोकल होता है 1, 1/3 का रेसिप्रोकल होता है 3, 1/6 का रेसिप्रोकल होता है 6, और 1/9 का रेसिप्रोकल होता है 9। सही बात है। तो 4 ऊपर ले लिया और 1369 डिनोमिनेटर में आ गया। अब सॉल्व कर दो, 1369 का टोटल होता है 19, तो आंसर आ रहा है 4/19, और 4/19 आता है 0.21 के बराबर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे ऑलरेडी रेसिप्रोकेटेड फॉर्म में दिया है, तो उसको उल्टा रेसिप्रोकेट कर दोगे तो सीधा नंबर बन जाएगा ना। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/6 का रेसिप्रोकल 6, 1/9 का रेसिप्रोकल 9, एंड सो ऑन। एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, इसको तो मैं आसान बोलूंगा भाई, दिस इज नॉट टफ वन, दिस इज वेरी वेरी आसान। नेक्स्ट, a data set has first 11 positive multiples of 6. Find the semi-interquartile range. Now the question is not tough, but the way it is given, sometimes people may get confused. A data set has first 11 positive multiples of 6. मतलब आपके पास 11 नंबर्स हैं जो कि 6 की टेबल में। तो 6 की टेबल मतलब 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 से 30, 6 6 से 36, ऐसे करके 66 तक जाना है। 42, उसके बाद 48, देन 54, देन 60 एंड देन 66। क्या आप मेरी बात समझे? ये हमारा पूरा डेटा है। सर कहां लिखा है? अरे लिखा है फर्स्ट 11 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6। अब आपको सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना। अबे सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है? अरे क्वार्टाइल डेविएशन मेरे भाई, यही तो क्वार्टाइल डेविएशन होता है। इसलिए जब हम पढ़ रहे थे कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या था, तब हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इसीलिए तो पढ़े थे कि अपने को इसका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। जरूरी नहीं जिस नाम से तुमने पढ़ा उसी नाम से पूछा जाए पेपर। ठीक है, अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, Q3 और Q1। हाँ सर, Q3 और Q1। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 11 है तो Q3 निकालने के लिए रैंक कैसे निकालेंगे? 11 + 1 × 3/4। देखो कौन सी टर्म आएगी,
सर 12 इंटू 3/4, अरे 9th टर्म, तब तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। 9th टर्म कौन सी इसमें से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 54, तो 54 आ गया मेरा Q3 के बराबर। अब Q1 निकालते हैं। Q1 के लिए हो जाएगा 11 + 1 n + 1 इंटू 1/4, मतलब ये हो जाएगा एक्चुअली थर्ड टर्म। थर्ड टर्म अगर आप बात करो 1 2 3, आंसर हो जाएगा 18। थर्ड टर्म आपकी 18 है। बस अब आपको क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, तो आप बोलोगे सर 54 minus 18 divided by 2, that is quartile division। 54 minus 18 divided by 2, the answer is 18। चलिए भाई बॉयज एंड गर्ल्स, अरे ये मैच क्यों नहीं कर रहा हमारा आंसर? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हम लोगों ने? सर पता नहीं, आप ही ने किया होगा गड़बड़। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66, सेम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना। Q3 आ रहा है 9th टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 54 Q, और Q1 आ रहा है थर्ड टर्म 18, 54 minus 18 upon 2, 54 minus 18 आ रहा है 36 upon 2। मेरा आंसर तो 18 ही आ रहा है। अब कोई नहीं भाई, मेरे को नियरेस्ट ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो मैं उसी को टिक कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी का भी 18 आया क्या? ठीक है, अपन ने सही किया, मतलब भाई टेंशन नहीं लेने का, इतना टेंशन नहीं लेने का। एक बार अगर मैच ना करे, दूसरी बार चेक कर लो, फिर भी नहीं आया तो नियरेस्ट वाला लगा दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सर बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन इज, ओपन एंडेड, अच्छा पहली क्लास इंटरवल में लिखा हो बिलो 10, अगली क्लास इंटरवल में लिखा हो अबाउट, लास्ट वाली क्लास इंटरवल लिखा हो अबाउ 50, इसको ओपन एंडेड बोलते हैं। हाँ सर, ओपन एंडेड क्लासिफिकेशंस के केस में हमारा एम नहीं निकलता, इसलिए एसडी भी नहीं निकलता, और एसडी नहीं यूज हो पाता तो हम लोग किसको यूज करते हैं पता आपको? क्यूडी को यूज करते हैं। तो पहले ब्लैंक्स में आएगा क्यूडी, एंड विच डज नॉट चेंज। और क्यूडी क्योंकि एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन किस वजह से चेंज नहीं होता? चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से चेंज नहीं होता। तो जिस ऑप्शन में आपको क्यूडी कॉमा ओरिजिन दिख रहा है उसको टिक कर दो। तो ये तो क्यूडी कॉमा स्केल है, ये एसडी कॉमा स्केल है, क्यूडी कॉमा ओरिजिन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 21, ऑप्शन सी। आसान नहीं, बहुत आसान है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इफ द सम ऑफ द 10 वैल्यूज, ओके सम ऑफ द 10 वैल्यूज, तो टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका जो सम आ रहा है दैट इज 20, और आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू दिया है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है 80। अब आपको एसडी निकालना है। अब एसडी के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक ओरिजिनल फॉर्मूला और एक शॉर्टकट। कई बच्चों को लगता है सर मेरे को तो ओरिजिनल बन गया, मैं शॉर्टकट याद नहीं करूंगा। ये देखो, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये तभी बनेगा जब आपको शॉर्टकट फॉर्मूला याद होगा, विच इज समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसका कर देता हूं अंडर रूट। तो दिस इज 80 डिवाइडेड बाय 10, माइनस एक्स बार की बात करूं तो 20 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का कर देता हूं रूट। एवरीवन, चलो भाई, तो ये हो गया 8, ये हो गया 20/2, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया स्क्वायर रूट, 4 का रूट आ गया 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, ऑप्शन बी क्लियर एंड डन है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए, तो 80/10 माइनस 20/10 का होल स्क्वायर, 2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। आसान है, बस आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि शॉर्टकट देख लिया तो सर नॉर्मल वाला रहने देते हैं, शॉर्टकट से हो जाता काम। कभी कभी नॉर्मल बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, ऐसा होता है कि जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला ही लग पाएगा उसमें, शॉर्टकट नहीं लग पाएगा। ठीक है वैसे, तो आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अरे y कहां पे? अच्छा, अरे पूरी टेबल में सबके नंबर्स दिए हुए हैं पर एक नंबर y दे दिया भाई, गड़बड़ कर दिया इसने। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमको ये पता है कि समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय n करके 2.6 आ रहा है। तो समीशन ऑफ fx कैसे निकलेगा? देखो, आप बोलोगे 1 इंटू 8 8 प्लस 2 इंटू 10 20 प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 4 20। अब मैं पूरे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देता हूं, मतलब फ्रीक्वेंसीज। तो 8 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 4, ये आ रहा है 24 प्लस एक्स्ट्रा में आ रहा है y, और इसकी वैल्यू आ रही है 2.6 के बराबर। अब जो आपका न्यूमरेटर है उसको भी सॉल्व कर दो। 8 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 20, दैट इज कमिंग टू एक्चुअली हाउ मच? 56। 56 प्लस 3y, और नीचे वाला पार्ट 2.6 मल्टीप्लाई कर दो वहां से, तो यहां पर आ गया 62.4, और यहां पर आ गया 2.6y। बस अब इक्वेशन बन गई अपनी। 62.4 में 56 माइनस कर दिया तो राइट हैंड साइड में हो गया 6.4, और 2.6 को जाके 3 में माइनस कर दिया तो y वाला वैल्यू आ गया 0.4y। निकल गया आपका y 6.4 डिवाइडेड बाय 0.4। 16 इज अवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन आ रहा है ए। चलिए भाई, बना गया वाला क्वेश्चन।
ऑप्शन ए, अरे बनना चाहिए यार, कैसा कर रहे हैं तुम लोग यार, डरने की कोई बात नहीं इसके अंदर। आपको एम का ही फॉर्मूला लग रहा है, बस उसने एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग डाल दी, पर उसके बदले में एवरेज भी तो दे दिया। तो एवरेज को यूज करके रिवर्स कैलकुलेशन करके वाली फ्रीक्वेंसी निकाल दो। सर मैं तो इसको ऑप्शन से भी कर सकता था, बिल्कुल करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप y की जगह 16 रख के पूरा एवरेज निकाल कर देख लो, आपका काम हो जाए, जहां पर आपका एवरेज मैच कर जाए 2.6 सही आंसर है। पर क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन से करने में 4 बार भी करना पड़ता है सेम का, पर अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच बन रही है तो एक ही बार में आपका आंसर आता है। इसलिए डिपेंड्स, जिसका जैसा जमता हो, बट मैं तो भाई डिटेलिंग वाला भी बता देता हूँ। Which of the following measure of central tendency is based on only 50% of the central value? कौन सा ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें आजू बाजू की वैल्यू से ज्यादा मतलब नहीं होता, सेंट्रल वैल्यू से मतलब होता है सर मीडियन। मीडियन को कॉर्नर वैल्यू से मतलब ही नहीं होता, बीच की 50% वैल्यू से मतलब होता है उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर जो है वो ए से बी सिटी में जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वापस आ रहा है तो स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बताइए। जब भी एवरेज बोले लेकिन ना बताए कि एम जी एम एच एम, और कभी भी आपको ऐसी कोई चीज दिख जाए जो रेट के फॉर्म में हो, अगर परसेंटेज हो तो ज्योमेट्रिक मीन लगाना, अगर अदर देन परसेंटेज वाला रेट हो तो हार्मोनिक मीन लगाना। स्पीड के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखें क्या लगेगा, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन लगा देते हैं 2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन है, दो स्पीड्स हैं, तो न्यूमरेटर में 2 आ गया और डिनोमिनेटर में 1/500 प्लस 1/700। ठीक है जी, चलिए तो 1/500 m प्लस 1/700 m प्लस मेमोरी रिकॉर्ड डिवाइड इक्वल टू इंटू 2, द आंसर इज कमिंग टू 583.33। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन 20 डन है अपना। यस एवरीवन, कूल, आसान था भाई, बहुत आसान था ये। नेक्स्ट, फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। भाई इससे आसान क्या क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बताओ। मोड आपको निकालना है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही वो मोड होती है 100, एक भी बार रिपीट नहीं हो रहा 110, नहीं रिपीट हो रहा 125, सर रिपीट हो रहा 125, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया और एक यहां आ गया। बाकी 225 नहीं रिपीट हो रहा, 325 नहीं रिपीट हो रहा, 90 80 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सर 125 रिपीट हो रहा है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल भाई 5 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाता है, इसको भी आसान नहीं बोलेंगे क्या? सर ऑब्वियसली सर पेपर में थोड़ी आता होगा, हमारे अटेम्प्ट में थोड़ी आएगा, हाँ ना भाई। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, जब उनको कोई अच्छा क्वेश्चन दिखाया जाता, आसान क्वेश्चन दिखाया जाता पेपर का, और वो जब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे अटेम्प्ट में थोड़ी आएगा, भाई हाँ मान लो, तुम ही मान लो कि तुम्हारा सब नेगेटिव ही होता है और तुम यही सोचते रह जाओगे। अरे थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग लाओ जीवन में यार। हर अटेम्प्ट में इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन का मिक्स रहता है। जो इजी आते हैं वो अपने को एक बार में करने हैं, जो टफ आते हैं सेकेंड राउंड में करने हैं, पर करना सब है। पर ये सोचते रहना अरे मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे अटेम्प्ट में तो सब टफ आएगा, मेरा तो होना ही नहीं है नहीं आ पार, तो भैया नहीं होगा, फिर नहीं आ पार, फिर इजी भी आएगा तो तुमको तो टफ ही लगने वाला है। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लेवल का भी पेपर आता है ना, तो उसके मेंटल एटीट्यूड की वजह से वो पास हो जाता है। तो प्लीज अपने आप को पॉजिटिव बनाइए थोड़ा, है ना, बेवकूफों के जैसे नेगेटिव बातें ना करें। चल, आपको अभी सीए इंटर देना है, अभी आपको सीए फाइनल देना है, फाउंडेशन में रोने लगोगे क्या? कैसे बनोगे फिर सीए? चलो, मंथली प्रॉफिट और लॉस फॉर द 6 months ऑफ द फर्म आर एस अंडर। आपको प्रॉफिट भी दिए, लॉसेस भी दिए। जहां जहां आपको वैल्यू पॉजिटिव दिख रही मतलब प्रॉफिट है, और जहां जहां आपको वैल्यू नेगेटिव दिख रही मतलब लॉस है। आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से क्या है? सर सबसे हाईएस्ट वाला वैल्यू है जून, जून का प्रॉफिट, तो ये लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। और सबसे छोटी वैल्यू होगी माइनस में जो सबसे दूर जा रहा है 400, ये रहा। बस एल मिल गया, एस मिल गया, अपना काम हो गया। तो अपने को निकालना है एल माइनस एस, मतलब 2000 माइनस 400। भूलिएगा नहीं, जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, इसलिए मैंने एल माइनस एस करते समय एस में -400 लिया है, और यहां करेंगे एल प्लस एस इन 200। तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2400 और डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएगा सर 1600 इंटू 100 कर दीजिए। तो 2400 अपॉन 1600 इंटू 100, सर आंसर आ रहा है मेरा 150। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए जी, अरे क्लियर एवरीवन, समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, -200 क्यों नहीं आया? फिर वही बात, अरे -200 छोटा है, -400 छोटा है, नंबर लाइन नहीं पढ़ी आपने अभी तक? इतने छोटे बच्चे हो, फाउंडेशन में आके पूछ रहे हो। -200 सबसे छोटा है, -400 सबसे छोटा है। नेगेटिव की जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी छोटी कहलाती है। -400 आपके नंबर लाइन में और लेफ्ट साइड में आता है, और छोटा वैल्यू कहलाए कि नहीं? ठीक है, चलो, फिर आप डांट क्यों रहे हो?
बस यार मजा आता है कभी कभी डांटना, गुस्सा आता नहीं मेरे को, तो मेरे को लगता है कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा उस्सा दिखा दूं तो बच्चों को लगे हाँ ये भी थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पर्जन? एसडी तो डिस्पर्जन है, एमडी भी डिस्पर्जन है, रेंज भी डिस्पर्जन। कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन में पढ़ा जाता है, यहां पर नहीं होता सर। तो कॉन्करेंट डेविएशन एक कोरिलेशन का मेजर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। एन की वैल्यू 14 दी है, समीशन ऑफ एफ एक्स आपको 280 दिया है, और आपको एस डी भी दिया है। मैं आपको याद दिला दूं भाई, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एस डी अपॉन ए एम इन 200। अब एस डी तो डायरेक्टली दिया 3, पर ए एम निकालना है, कोई बात नहीं, ए एम साइड में निकाल देता हूं मैं। ए एम के लिए उन्होंने समीशन ऑफ एफ एक्स दिया है, तो समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन मतलब 280 डिवाइडेड बाय 14 करके मैं ए एम निकाल देता हूँ 20। तो 3/20 इंटू 100। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान और क्या मिलेगा रे भाई तेरे को? 15। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 15। क्लियर एंड डन। आसान है भाई, आसान। ठीक, लग ही नहीं रहा था कि गुस्सा कर रहे हो यार, और कैसे करूँ यार, मेरे को सीखना पड़ेगा गुस्सा कैसे किया जाता है, उसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी लगता है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। इस अटेम्प्ट में तो नहीं गुस्सा कर पाया मैं, अगले अटेम्प्ट में ट्राई मारता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन? ऐसा कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो आप ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हो? सर क्वार्टाइल डेविएशन। इसके पहले भी बात करी थी भाई, क्यूडी ही ऐसा है जो आपका ओपन एंडेड में काम आता है। नाउ द मीन ऑफ द थ्री नंबर्स इज 135। Mean of the three numbers is 135. Among the three numbers, the biggest number is 180, and the difference between the remaining two number is 25. तो बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? मैं क्या मान लेता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर को x मान लेता हूँ, और स्मॉलेस्ट और मीडियम वाले नंबर के बीच का गैप 25 है ना, तो उसके बाद वाले नंबर को x प्लस 25 मान लेता हूँ, और आखिरी नंबर तो अपने को दिया ही हुआ है, बिगेस्ट नंबर 180। थोड़ा समझने की कोशिश करना। 3 नंबर है, तीनों का एवरेज 135 आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू 180, और बाकी जो पहला वाला और जो सेकंड वाला नंबर है ना, उनके बीच में 25 का गैप है। तो अगर मैं पहले वाले नंबर को x मान लूं, तो उसके बाद वाला नंबर x प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वाला 180 हो जाएगा, और इन तीनों का अगर मैं एवरेज निकाल दूं, सबको जोड़ के अपॉन 3 कर दूं, तो 135 के बराबर हो जाएगा। तो क्या इससे आपकी x की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल दो। तो यहाँ हो गया 2x प्लस ये हो गया 205, और RHS में हो गया 135 इंटू 3 विच इज 405। तो x की वैल्यू बताइए क्या आ रही है? 405 minus 205 divided by 2, the answer is 100. इसका मतलब ऑप्शन डी इज क्लियर एंड डन। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बताइएगा भाई क्लियर है सबको? समझ आ रही बात? यस और नो, प्लीज टेल मी। नहीं, आपको अटेम्प्ट नहीं लगेगा, मेरे को अटेम्प्ट लगेगा। सुमित, आप तो इंटर में आ जाओगे ना, पर मेरा वो गुस्सा करने का दूसरा अटेम्प्ट रहेगा, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए भाई, क्लियर है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर एंड डन कर देते हैं इसको। लेट्स मूव ऑन। आइए, ये क्वेश्चन गलती से स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन और डेटा का यहाँ पर क्लासिफाई हो गया, पर मुझे लगा छोड़ो भाई, करवा ही देता हूं मैं। चैप्टर 13 में डील करना था, नहीं हो पाया। एट द एंड आपको बनना चाहिए वाला क्वेश्चन, तो करवा देता हूं, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने चैप्टर 14 में करवा दिया इसको। आउट ऑफ 1000 पर्सन 40% फीमेल और बाकी मेल है। एक मैरिज फंक्शन में 300 लोग गाने एंजॉय कर रहे हैं, और 30% ऑफ द पीपल जो एंजॉय नहीं कर रहे वो फीमेल है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल जो एंजॉय नहीं कर रहे? अरे गाना कौन एंजॉय नहीं करता भाई? होते हैं कुछ लोग नहीं करते एंजॉय, फूफा जी जैसे, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, होंगे वैसे लोग, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, समझो कि डेटा को कैसे बांटा गया है। एक तो बांटा गया मेल फीमेल में, और दूसरा बांटा गया एंजॉय नॉट एंजॉय। तो एक टेबल बना लेते हैं सर, मेल फीमेल और टोटल, फिर एंजॉय करने वाले जो सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे नहीं एंजॉय कर रहे वो लोग भाई, उनकी गलती, और टोटल। ऐसे ग्रैंड टोटल अपने पास 1000 है। इसमें से अगर मेल फीमेल बांट दूं मैं, तो 40% बोल रहा है फीमेल है, मतलब 400 लोग फीमेल है, बाकी 600 मेल कहला गए टोटल में, ठीक है ना। 300 लोग एंजॉय कर रहे हैं सॉन्ग को, मतलब 700 लोग एंजॉय नहीं कर रहे सॉन्ग को। नाउ 30% ऑफ दोज हु आर नॉट एंजॉयिंग वर फीमेल, तो 700 का 30% मतलब 210 फीमेल है। समझो ये 210 कैसे निकाला? ये जो 700 लोग एंजॉय नहीं कर रहे ना, उनका 30%। अच्छा, मतलब बाकी बचे हुए जो लोग हैं तुम्हारे 490, वो मेल है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल जो एंजॉय नहीं कर रहे? तो मैंने बोला जो एंजॉय नहीं कर रहे उसमें मेल 490, आ गया अपना आंसर, ऑप्शन डी। अरे क्लियर एंड डन है, 28 आंसर डी। सबको क्लियर हो रहा है? यस और नो? यस, आसान है, आसान है। आइए सर,
चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक आप लोगों ने 100 लाइक्स भी नहीं किए, घनघोर अन्याय है। जीएसटी लगता है क्या आपको? चलिए कोई नहीं। अब देखो प्रॉपर्टी ही आई है, पर देख के इंसान को लगेगा ये फॉर्मूला तो सर ने पढ़ा है। अरे ध्यान से पढ़ो भाई, प्रॉपर्टी है द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अच्छा सर, मतलब डराने के लिए ऐसा एक्स वैक्स लिख दिया था? हाँ मेरे भाई, 0 ही आंसर इसके अंदर, ठीक है। चलो, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 13 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द डेटा इज। देखो भाई, आपका मोड 13 है, मतलब सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा होगा? 13 रिपीट हो रहा होगा। अब देखो यहां पर एक बार 13 आ गया, एक बार यहां 13 आ गया, एक बार यहां 13 आ गया। वही अगर मैं बात करूं 8 की, तो एक बार यहां 8 आ गया, एक बार यहां 8 आ गया, और एक बार यहां भी 8 आ गया। अगर 13 मोड है, मतलब जरूर 13 जो है वो 8 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा। अगर 8 3 बार रिपीट हो रहा है, 8 एज एन ऑब्जर्वेशन 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 13 उससे एक ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा। तो यहां पर जो ये 2x+3 वाली टर्म है ना, ये जरूर 13 रही होगी, तभी तो 13 मोड बना है। सोच के देखो थोड़ा सा, मोड क्या होता है? वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अब 13 यहां पर 3 बार रिपीट हो रहा है, और जो 8 है वो भी 3 बार रिपीट हो रहा है, पर आप बोल रहे हो कि मोड तो 13 है। ये तो तभी संभव है जब 13 एक बार और रिपीट हुआ हो, मतलब ये जो 2x+3 ना, वहां पर 13 बैठा होगा। तो ये 2x+3 की वैल्यू भी 13 है। तो एवरीवन बताइए, अगर 2x+3 आपका 13 है, सो x की वैल्यू क्या होगी सर? 13 - 3/2, दैट इज 5। एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19 ऑप्शन बी क्लियर एंड डन है सबको? जल्दी से बताइएगा, फास्ट। ओके, अरे 100 हो गया? अरे धन्यवाद आप लोग का, धन्यवाद, क्या बात है, प्यारे प्यारे बच्चे। ठीक है सर, मीन डेविएशन इज डैश व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन तब मिनिमम होता है जब आप जो डेविएशन निकालते हो ना, वो मीडियन से निकालते हो। और भाई वही सेम चीज तो आपकी मीन डेविएशन में भी लगने वाली है। तो मीन डेविएशन भी कब मिनिमम आएगा? जब आपने डेविएशन कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी से निकाला है? मीडियन से निकाला है। तो मीडियन से अगर निकालोगे तो आपका मीन डेविएशन मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। Standard deviation of the data is 2, 4, 5, 6, 8, 17 is 23.3। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डेटा क्या हो जाएगा? अब आप लोगों को क्या लगेगा कि पूरा शुरू से सॉल्व करना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, देखो कुछ तो स्मार्ट वर्क कर सकते हो इसके अंदर। आप अगर देखोगे तो आपने सारे ऑब्जर्वेशन 2 को कर दिया 4, 4 को कर दिया 8, 5 को कर दिया 10, 6 को कर दिया 12। एक्चुअली सारे ऑब्जर्वेशन को आपने कर दिया ट्वाइस, डबल। और अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन को डबल करता हूं, मतलब चेंज ऑफ स्केल इंटू 2 कर रहे हो, तो एसडी भी डबल हो जाएगा। तो नया एसडी क्या हो जाएगा? 23.33 का डबल। बात हो जाती खत्म। क्या आप मेरी बात समझे? अरे आसान है बिड़ू, ऐसा मत करो यार। मेजर और डिस्पर्जन है, एसडी एक मेजर और डिस्पर्जन है, और मेजर और डिस्पर्जन में मल्टीप्लाई का इफेक्ट आता है मेरे भाई। यस, चल। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पुराने जो एमसीक्यूज है ना, उसमें से जो एकदम इजी थे वो हटा दिए, तब जाके ये बचे। तो ऐसा मत सोचना कि इजी इजी वाले करवा रहा हूं। अरे इजी इजी वाले हटाने के बाद ये करवा रहा हूं, तो सोचो इजी इजी वाले तो और इजी होंगे इससे। मतलब सर वाकई में आसान है। हाँ, पर आपका माइंडसेट नहीं है ना सोचने का। जो आसान आता है वो इससे भी आसान आता है। ओके कूल सर। द मीन ऑफ ग्रुप एक्स इज 70, द मीन ऑफ ग्रुप वाई इज 85, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप वाई इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप एक्स। तो कंबाइंड मीन निकाली। अब देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, यहां पर दोनों का मीन दिया है, एक्स बार दिया है, ठीक है, एक्स बार दिया है कितना? 70, वाई बार दिया है कितना? 85। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई जो है आपका, वो 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स है। तो कोई बात नहीं, मेरे को भले एनएक्स और एनवाई नहीं दिया, मतलब दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं दी, पर दोनों के बीच का रेशियो तो पता है ना मेरे को, 1:5। तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है कि कंबाइंड एएम में जरूरी नहीं होता काउंट गिवन हो, परसेंटेज गिवन हो, रेशियो गिवन हो, तो भी काम हो जाता है। तो चलो पहले एनएक्स अपॉन एनवाई का रेशियो निकाल देता हूं। तो एनएक्स अपॉन एनवाई का रेशियो हो जाएगा, एनवाई यहां आ जाएगा 5, वहां चला जाएगा 1/5, बेसिकली 1:5। अब आप सीधे कंबाइंड एम निकाल दो सर। कंबाइंड एम निकालते समय आप क्या कर दोगे? पहले वाले मीन में से 1 मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे वाले मीन में 85 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, और उस पूरे को 1 + 5 से डिवाइड कर दो। आपका काम हो जाएगा। 70 × 1 मेमोरी प्लस, 85 × 5 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 6। The answer is coming to 82.5 everyone, boys and girls. Yes sir, 82.5, ऑप्शन डी।
तो मीन ऑफ एक्स दिया था 17, मीन ऑफ वाई दिया था 85 और आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स दिया था। भले एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए थे आपको एन एक्स और एन वाई के, पर आपको रेशियो भी पता हो तो आपका काम हो जाता है। आप उसको 1 और 5 को पुट कर सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 82.5 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर एंड डन कर देते हैं इसको। yes. हाँ बेटा, N1 को 1 और N2 को 5 वही तो किया है मैंने भी, वही तो रख के किया सॉल्व। ठीक है, चलो सर मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है भाई, मैं क्लास में भी बहुत अच्छे से करवाता हूँ इस चीज को और मुझे लग रहा था इस सेशन में भी एक बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि भाई पेपर में मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली पूछ सकता है। सबसे पहला स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो 8 और 30, 38 और 40, 78 और 12 हो जाएगा 90 और 10 हो जाएगा 100, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 100। ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 मीडियन निकालने में होता है हम n/2 कैलकुलेट करते हैं। n/2 मतलब 100/2, 100/2 आ रहा है 50। अब 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ है सर? 50th ऑब्जर्वेशन 38 के बाद है, 78 से पहले, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो 20-30 के बीच में बैठी हुई है। तो इसकी मदद से आपका मीडियन क्लास निकल कर आ जाएगा एंड द मीडियन क्लास विल बी 20-30। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मीडियन क्लास कैसे निकला? अरे भाई n/2 निकाला, n/2 कहाँ फॉल कर रहा है? n/2 38 के बाद फॉल कर रहा है, 38 के बाद मतलब इस क्लास इंटरवल के बाद वाली क्लास इंटरवल में फॉल कर रहा है। अब थर्ड स्टेप में आपको ये सारी चीजें निकालनी होती है। L1 मतलब इस 20-30 का लोअर क्लास बाउंड्री, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ गैप नहीं है 10, 20, 20, 30, 30, 40, तो लोअर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास लिमिट सेम हो जाएगा 20। क्लास लेंथ आपकी आ जाएगी 10। अब आप निकालो NU मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है 78 और NL मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास दैट इज 38 और साथ में आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल दो 40, वो भी डायरेक्टली काम आ जाता है। अब हम लोग सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है L1 प्लस N/2 माइनस NL अपॉन F इंटू क्लास लेंथ। यहां पर मैंने L1 की जगह रख दिया सर 20 को, प्लस n/2 की जगह आ रहा था हमारे पास 50 में NL माइनस किया दैट इज 38 और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कर दी 40 और इंटू कर दिया 10। सॉल्व करके देख लो भाई, 50 माइनस 38 12 अपॉन 40 इंटू 10 दैट इज 3 प्लस 20, आंसर इज कमिंग टू 23। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। देख लो भाई, तो मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई बंदे ने अच्छे से प्रैक्टिस करी हो ना, शिद्दत से क्लास के दौरान जब करवाया गया और घर जाके थोड़ा भी मेहनत किया हो ना, भाई मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी दिखने में बड़ा लगता है, उतना टाइम लगता नहीं इसके अंदर। ये तो आपको समझा रहा हूं इसलिए सारे स्टेप लिख रहा हूं, वरना सारे स्टेप भी नहीं लिखूंगा भाई, सीधे मीडियन क्लास ढूंढ के सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। ठीक है ना, चलो हाँ जी। अगला सवाल है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। भाई ये फॉर्मूला तो सबको एकदम घोट लो, बहुत बार पेपर में पूछता है। मीन माइनस ये वाले सारे क्वेश्चंस मैंने हटा ही दिए, इतनी बार रिपीट हुए, बहुत इजी और आपने बहुत प्रैक्टिस भी करी। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये अपने को याद होना ही चाहिए फॉर्मूला। नेक्स्ट, इफ द मीन एंड मीडियन आर गिवन लाइक दिस, ये दो, इसलिए एक क्वेश्चन इसका रख दिया मैंने कि आपको मीन दिया है, ठीक है, साथ में मीडियन दिया, आपको मोड निकालना। तो इसको एक तो मैंने जो ऊपर लिखा वो फॉर्मूला और दूसरा इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं, उसी को अगर आप ओपन कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है सर, तो 3 मीडियन अपने पास दिया 68.6, तो 3 इंटू 68.6 माइनस 2 इंटू 70.8। देख लीजिए भाई आंसर क्या आता है, 68.6 इंटू 3 एम प्लस 2 इंटू 70.8 एम माइनस मेमोरी रिकॉल तो 64.2 अपना आंसर आ रहा है। ये बहुत प्रीमियम चीज है भाई, ये मतलब बहुत रिपीट में पूछता है, उसको पता है भाई ये स्पेशल फॉर्मूला है, बच्चा मेन फॉर्मूला याद करके आएगा, स्पेशल वाला भूल जाएगा। नहीं भाई, अपन अच्छे से याद करेंगे इसको भी। ठीक है, if each observation of a set is divided by 10 then the standard deviation will be, देखो सारे ऑब्जर्वेशन अगर 10 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब ये तो चेंज ऑफ स्केल है, प्लस माइनस थोड़ी है, तो एसडी भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1/100 ऑफ द एसडी ऑफ ओरिजिनल 1/10, सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि आपका जो नया एसडी निकलेगा वो ओरिजिनल एसडी से 1/10 होगा। जो आपका नया एसडी निकलेगा वो ओरिजिनल एसडी से 1/10 होगा। ठीक है एवरीवन, चलिए द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सीरीज। सर ऐसे एसडी निकालना आपको डायरेक्टली, कैसे निकालोगे? कुछ नहीं सर, सीधे फॉर्मूला लगाते हैं वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का रूट। अब अगर इसमें अगर मैं डेटा निकालने की बात करूं तो पहले सबको जोड़ देते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 दैट इज 45। 45 को डिवाइड कर देता हूँ 3, 2, 5, 5 से, तो 45/5 आंसर आ गया मेरा 9। ठीक है, दूसरा निकाल देते हैं सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स बार निकल कर आ गया। अब एक्स समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं,
3 इंटू एम प्लस 6 इंटू एम प्लस 9 इंटू एम प्लस 12 इंटू एम प्लस 15 इंटू एम प्लस मेमोरी रिकॉल सर ये आ रहा 495। तो यहाँ पर आ जाएगा 495 अपॉन एन में क्या आ जाएगा भाई अपने पास 1 2 3 4 5 माइनस एक्स बार दैट इज 9 का होल स्क्वायर और इसको कर देते हैं रूट। तो वी हैव 495 अपॉन 5 माइनस 81 दैट गिव्स यू 18। 18 का रूट अगर आप निकालते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज कमिंग टू 4.24। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझे क्या? एक ऑलरेडी क्वेश्चन किया था इसलिए मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है। In which of the following there is no impact of presence of extreme observation। देखो मेरे भाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बदलेगा तो रेंज तो पूरा बदल जाएगा, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन जो है ना वो सेंट्रल 50% डेटा पर ही ऊपर नीचे होता है। तो कॉर्नर की वैल्यूज को तुम कितना भी ऊपर और कितना भी नीचे कर दो ना, उससे तुम्हारे क्वार्टाइल डेविएशन को कोनो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में यस आते हैं, सितंबर 24 का पेपर का क्वेश्चन मेरे भाई ये। चलो आपको फिर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। इस बार क्या टफ हो गया है सर, आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला डेटा दिया हुआ है और ऐसे केस में अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? डोंट वरी, हो जाएगा। सबसे पहले अपने को ये पता कर लेना है कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस निकाल देता हूं, 2 + 4 + 8 + 4 + 1 दैट इज 19। ठीक है 19। अब अगर मुझे Q3 निकालना है बराबर, सर अगर आपको Q3 निकालना है तो पहले आप रैंक निकाल दो 19 + 1 इंटू 3/4। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3/4 मतलब 15th टर्म। अब सर 15th टर्म में कौन सी वैल्यू आ रही, कैसे ढूंढे? जल्दी ढूंढना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो। 2 2 + 4 6 6 और 8 14 14 4 18 18 और 1 19। तो मैं बोलूंगा देखो भाई मेरी सेकेंड टर्म यहां जाके खत्म हो रही है, 6th यहां खत्म हो रही है, 14th यहां खत्म हो रही है और 18th यहां खत्म हो रही है, मतलब 15 16 17 18 वो मेरे 5 5 5 5 के बराबर है। तो 15th टर्म मेरा हो गया 5। समझो ना, अरे पहली दो टर्म है 2 2, फिर है तुम्हारा 3 3 3 3 4 बार, ऐसे करके तुम्हारा जो 15th टर्म से लेके 18th टर्म है ना उसमें 5 5 5 5 रिपीट हो रहा है। ये हो गया Q3। Q3 के बाद मैं आता हूं Q1 में। तो Q1 की अगर बात करें तो 19 + 1 इंटू 1/4 20/4। इसका मतलब अपने पास आंसर आ रहा है 5th टर्म। क्या बात आ रही भाई? 5th टर्म। समझ पा रहे हो? 5th टर्म। 5th टर्म क्या होगा सर? सर सेकेंड टर्म तक तो 2 2 2 2 है और 5th टर्म मतलब 4 5 6, ये तीनों टर्म्स है मेरी 3 के बराबर। बस Q3 आ गया, Q1 आ गया, अब निकाल दो क्वार्टाइल डेविएशन। अरे सर हमें तो लगा था बहुत भारी होगा। नहीं भाई, वो फिर डेटा उस हिसाब से बनाते हैं ना। तो आपका आंसर आ रहा है 1। देख लीजिए एवरीवन कितने लोगों को 1 आया, समझा क्या? रिपीट कर दूं एक बार। देखो मेरे भाई ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डेटा है, ग्रुप्ड वाला नहीं है। अब इसमें 19 ऑब्जर्वेशन है। आपको कभी भी कोई पार्टीशन वैल्यू निकालनी हो Q3 Q1 तो आप क्या करते हो, n+1 इंटू pth टर्म निकालते हो, रैंक निकालते हो। Q3 की रैंक होती है n+1 इंटू 3/4 टर्म, तो उससे मुझे 15th टर्म पता चल गया। और Q1 की रैंक होती है n+1 इंटू 1/4 टर्म, तो 5th टर्म पता चल गया। 15th टर्म 5 है, 5th टर्म 3 है। ये आपने यहां से देख के निकाल दिया, मैनुअली भी चेक करके समझ सकते थे। Q3 मिल गया, Q1 मिल गया, तो क्वार्टाइल डिवीजन हो गया Q3 - Q1/2 17 हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है पेपर में, December 23 एंड June 24 एज वेल। सर द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 18.3। द मीन इज रिड्यूस्ड बाय 0.6 व्हेन न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू द सेट। तो बताइए वो न्यू ऑब्जर्वेशन क्या है? समझो मेरे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनो। पहले 20 ऑब्जर्वेशन थी, हाँ, उस समय तुम्हारा मीन क्या आ रहा था 18.3। तो क्या मुझे कोई बताएगा सम कितना रहा होगा? सर सम रहा होगा 18.3 इंटू 20 मतलब 366 आपका टोटल सम रहा होगा। अब आप क्या बोल रहे हो कि एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड होता है। अब नया ऑब्जर्वेशन अगर ऐड होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो नया सम क्या हो जाएगा 366 प्लस वो नया ऑब्जर्वेशन n मान लेता हूं उस नए ऑब्जर्वेशन को। और अब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो भी मेरा 21 हो जाएगा ना, 20 नहीं रहेगा। और जो न्यू मीन बोल रहा है तुमसे, न्यू एक्स बार, वो कह रहा है 0.6 रिड्यूस हो गया। मतलब जो चीज 18.3 आ रही थी अब वो 0.6 से कम हो गई। तो बताओ कितनी हो गई? अब आपको पता करना है नया ऑब्जर्वेशन क्या है। पूरे सिस्टम को देखो मैंने कैसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया, वो देखो आप। सर 20 ऑब्जर्वेशन था, उसका एवरेज 18.3 था, तो सम 366 था। नाउ नया सम अगर मैं निकालने जाऊं तो 366 में मेरे को एक नया डेटा जोड़ना है। तो अब मेरे ऑब्जर्वेशन 20 की जगह 21 हो गए। और 21 ऑब्जर्वेशन का जब एवरेज निकालने जाओगे तो वो पुराने एवरेज से 0.6 रिड्यूस होके आएगा।
0.6 रिड्यूस होके आएगा। मतलब एक्चुअली आपका अगर पहले 18.3 था तो रिड्यूस होके 17.7 आ रहा है। बस अब मैं यहां पर लिखता हूं 17.7 इज इक्वल टू न्यू सम डिवाइडेड बाय 21। अब आप सॉल्व करो, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। 21 इंटू 17.7 माइनस 366, आंसर इज कमिंग टू 5.7। डू वी हैव 5.7? यस सर, ऑप्शन सी 5.7 क्लियर आंसर। इसका तो आंसर भी याद हो गया। अरे जो लोग प्रैक्टिस किए होते हैं ना भाई, उनकी वैरायटी अब इतनी कवर हो जाती है कि मैं नई वैरायटी कहां से लाऊं, है ना। तो क्या करूं भाई। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी अनअफेक्टेड ड्यू टू लोवेस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। देखो, कोई हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जोड़ दो तुम, कोई लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन जोड़ दो, उससे मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियन एक पोजीशन एवरेज, उसको वैल्यू से फर्क पड़ता ही नहीं। तो करेक्ट आंसर आएगा मीडियन तुम्हारा। 22 तो बहुत ईजी है। ठीक है जी, अरे आसान है, आसान है सर। If the arithmetic mean of two number is 10 and geometric mean is 6, then the difference in the numbers is, now this is a good question. इसके अंदर थोड़ा सा algebraic identity का यूज होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरे दो नंबर हैं, let a and b are two numbers, इन दोनों का am और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन अपन ने निकाला हुआ है। तो इन दोनों का am कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो am आ जाएगा 10। और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करूंगा तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 6। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्त दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 20? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं a इंटू बी इज एक्चुअली 36? समझो ना, a और b का मल्टीप्लाई 36 और a प्लस बी का सम 20। अब आपको एक्चुअली में निकालना क्या है, ये दो इक्वेशंस बन गई मेरी। आपको निकालना व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर, मतलब एक्चुअली आपको निकालना a माइनस बी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपकी a माइनस बी। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं। a प्लस बी आपका निकल कर आ गया 20, a इंटू बी आपका निकल कर आ गया 36, आपको निकालना a माइनस बी। तो एक आइडेंटिटी होती है, मैं आपको याद दिलाता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। जो अपना a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, उसी को ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाता है और 2ab मिलकर 4ab बन जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसलिए उसी आइडेंटिटी में अगर मैं इन चीजों को सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे सब्सटीट्यूट करूं, देखो a प्लस बी की जगह रख देता हूं 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। a माइनस बी की जगह मैं रख देता हूं a माइनस बी का स्क्वायर ही, क्योंकि वो तो मुझे निकालना है और a भी मुझे पता है, तो 4 इंटू 36 मैंने रख दिया। अब मैं यहां पर लिख देता हूं 400, और जो मेरा 4 इंटू 36 निकला हुआ 144 वो LHS में आ जाएगा, और जो LHS में a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो RHS में आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। 400 माइनस 144 दैट इज 256। तो बताइए a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी। सर 256 का अंडर रूट कर दिया, आंसर 16। मुझे लगता है आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन या सबसे हटके क्वेश्चन आपको ये दिखा होगा, क्योंकि ये एक्चुअली पूरी तरह स्टैटिस्टिक्स पर डिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर जो रूल यूज हो रहा है वो इक्वेशंस में बोल दूं या एल्जेब्रा का यूज हो रहा है। एल्जेब्रा की एक आइडेंटिटी होती है, उसका यूज हो रहा है कि अगर आपको a प्लस बी और a इंटू बी पता है तो आप a माइनस बी कैसे निकालते हो। ध्यान से, अगर आपको a प्लस बी और a इंटू बी पता है तो a माइनस बी कैसे निकालते हो, वो आपको यहाँ सीखने को मिल रहा है। अरे मजा आ रहा है, अरे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अरे ओ, आर यू गाइस एंजॉयिंग इट? यस, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। If the mean deviation about AM is 1.78 and AM is 3.5, then coefficient of mean deviation क्या होगा? Very simple. कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का तो फॉर्मूला ये होता है कि मीन डेविएशन को न्यूमरेटर में रखो, AM को डिनोमिनेटर में रखो, इनटू 100 कर दो। तो मीन डेविएशन अपने पास दिया 1.78 और AM अपने पास दिया 3.5, इनटू कर देते हैं 100 भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो गया 1.78 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 100 दैट इज 50.85 ऑप्शन। इन अ डेटा सेट, बहुत प्यारा सवाल है ये भी, इंटरप्रिटेशन वाइज बहुत अच्छा सवाल है। 25% of the values are smaller than 30 and 1/4 of the values are larger than 70, then what is the coefficient of quartile deviation in percentage? मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं सर, जब हम क्वार्टाइल्स पढ़ते हैं ना तो हम एक बात को समझते हैं कि डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, अब 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना मतलब हर एक पार्ट ना 25% के बराबर होता है। ये 25%, ये 25%, ये भी 25% और ये भी 25%। ठीक है,
और ये जो मैंने लाइंस बनाई है क्या है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप मुझे बताओगे Q1 से कम कितने परसेंटेज डेटा होता है? सर 20%। क्या आप मुझे बताओगे Q3 के आगे मतलब कितना डेटा Q3 के ऊपर होता है? सर वो भी 25%, वो भी 1/4। अच्छा 25% और 1/4 एक ही चीज होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। किसी चीज का 25% निकालूं या उसका 1/4 करूं, दोनों का मतलब एक ही है। समझ पा रहे हो? 100 रुपए का 25% निकालो तो भी 25, 100 को अपॉन 4 करोगे तो भी 25। ये तो समझते हो नाउ। अब वो अगर तुमसे कह रहा है कि मेरे डेटा सेट में 25% ऑफ द वैल्यूज जो है वो 30 से कम है, इसका मतलब भाई Q1 मेरा 30 है। ओ सर 1/4 ऑफ द वैल्यू 70 से ज्यादा है, मतलब Q3 मेरा 70 है। ओके 1/4 से कम 1/4 से ज्यादा, 1/4 ज्यादा 1/4 कम, ठीक है। अब आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ QD। कोएफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला हो जाता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। अरे भाई ये तो मस्त क्वेश्चन था सर। कैलकुलेशन वाइज कुछ नहीं इसके अंदर, बस समझने योग्य बात है, इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। 70 माइनस 30 होल डिवाइडेड बाय 70। हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने जाओगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहां से मिलेगा बेटा? दिया, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए जो मैंने आइडेंटिटी लगाई ना वही लगेगी, दिया, ठीक है। चलो 70 प्लस 30, तो ये मुझे लग रहा है 40 अपॉन 100 इंटू 100 मतलब 40%। बेसिकली 40 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है एवरीवन, मजा आया भाई? कैसा लगा आपको क्वेश्चन बताइएगा, इंटरप्रिटेशन वाइज मस्त था। नाउ अब मैंने आपको बोला था भाई कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी एसडी का आता, जरूरी नहीं कि डेटा दे देगा आपको, ये भी वैसा ही है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज आर 3390 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 30 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7। व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन? तो मैं बोलूंगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 3390, ओके, number of observations are 30, SD is equal to 7, then what is the mean value? सर एसडी तो पहले से दिया, डोंट वरी भाई, ये लो एसडी लिख दिया 7 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और इसका कर देते हैं रूट। चलिए तो यहां पर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ये हो जाएगा 49 और यहां का रूट गायब हो जाएगा, तो 3390 अपॉन 30 बचेगा अपने पास 113, माइनस कर दूंगा एक्स बार का होल स्क्वायर, तो एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 दैट इज कमिंग टू 64, तो एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी 8। एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 23 ऑप्शन सी। बताइएगा क्लियर हो रहा है क्या? ओके जी, कूल कूल कूल, सुपर कूल होना चाहिए भाई, ये तो बढ़िया से बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये वैरायटी भी कवर होगी नाउ। द मीन ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशंस इज 36, इफ 2 ऑब्जर्वेशंस आर एक्सक्लूडेड देन द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या आएगा? समझो करेक्ट करने की बात नहीं कर रहा है, कह रहा 50 ऑब्जर्वेशन में से 2 ऑब्जर्वेशन हटा दो, तो जो रिमेनिंग 48 ऑब्जर्वेशन बचेंगे ना उसका एवरेज बताओ। मैंने बोला अभी मेरा सम कितना ये बताओ, अभी अभी, तो बोलेंगे अभी 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 36 आया है, मतलब जो टोटल सम अभी रहा होगा वो रहा होगा आपका 1800। बिल्कुल बराबर बात है सर, ये 1800 रहा होगा, कूल। नाउ न्यू सम क्या आ जाएगा? न्यू सम, सर न्यू सम हो जाएगा 1800 में से ये 2 डेटा हटा दो, 30 भी हटा दो 42 भी हटा दो, 1800 में से 30 भी हटा दिया 42 भी हटा दिया, यू आर गेटिंग 1728। अब न्यू एन क्या आ जाएगा? न्यू एन, सर अब बस 50 ऑब्जर्वेशन में से 2 हट गए, बचे 48, अब आप निकाल दो न्यू एक्स बार 1728 अपॉन 48, देख लेते हैं आंसर क्या आता है। सर आंसर आता है 36, है क्या ऑप्शन में? सर ऑप्शन ए। समझेगा बात को, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ऐसे सवाल बन जाएंगे बिल्कुल डेफिनेटली। ओके जी, सत्यम पांडे, आई स्टिल रिमेंबर यू। सत्यम वाज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जब मैंने अपनी टीचिंग स्टार्ट करी थी विद फ्यू स्टूडेंट्स एट पुणे। थैंक यू सत्यम फॉर कमिंग, इट वाज रियली प्लेजर टू सी योर नेम अगेन एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज। चलिए, सो मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 36। हाँ जी, सम हो गया 15 into 36 1800, 2 observations 30 and 42 are subtracted, we are getting 1728, then the mean of the remaining observations will be, sir remaining value अब इतनी बची और remaining n इतना बचा, तो फिर से एवरेज निकाल दिया, आपका काम हो जाएगा 36। ये भी बहुत प्यारा सवाल है भाई, अमेजिंग क्वेश्चन इट वाज। नाउ दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो मैं क्या ही बताऊं आपको यार,
ठीक है, मजा आ जाएगा। हाँ, तुम लोगों को भी याद करूंगा भाई, बट फिर भी यार फर्स्ट तो फर्स्ट होता है, थोड़ा स्पेशल होता है। और क्या 5-6 लोग ही रहते हैं तो वी रिमेम्बर देम। ठीक है, चलो। There are n numbers. When 50 is subtracted from each of these numbers, the sum of those numbers so obtained is -10. When 46 is subtracted from each of the original n numbers, the sum of those numbers so obtained is 70. What is the mean of the original n numbers? बहुत प्यारा सवाल, बहुत हटके सवाल है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मेरी कोशिश है कि आपको सभी को समझा पाऊं। देखो, नहीं भी समझ में आए, आप छोड़ भी देखो तो वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत लोग नहीं ही करके आए होंगे इसको, टाइम टेकिंग भी है, बट स्टिल माय फुल ट्राई विल बी हियर कि आप सभी समझे इसको, और मुझे लगता है आप कर पाओगे यार। तो पॉजिटिव रहो। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स बी पॉजिटिव। ये समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? देखो, आप हर एक नंबर में से 50-50 माइनस कर रहे हो, ऐसे आपके पास n ऑब्जर्वेशन है, तो आपका जो सम है वो -10 आ रहा है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, लेट ओरिजिनल सम, पहले ओरिजिनल सम तो अपने को पता ही नहीं, वो तो निकालना है भाई। लेट ओरिजिनल सम बी एस, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को तो हम लोग एन से दिखाते हैं जनरली, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओरिजिनल मान लेता हूं एन। मतलब मुझे जो एवरेज निकालना है वो तब मिलेगा मुझे जब इस एस और एन की वैल्यू मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिनल सम है एस और ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एन, तो ओरिजिनल मीन तब निकलेगा जब ये एस को एन से डिवाइड करूंगा, पर एस को एन से डिवाइड करने के लिए वैल्यू तो होनी चाहिए। अब वो निकालेंगे, देखो कैसे। मैं बोलूंगा अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन में से 50 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो देखो 50 50 50 50 50 50 n टाइम्स माइनस हो रहा है, तो क्या होगा, s में से n टाइम्स अगर 50 माइनस हो रहा है तो आपका टोटल सम -10 आ रहा है। सुनो ध्यान से, आपका जो ओरिजिनल सम था उसमें से आप 50 माइनस नहीं कर रहे हो, आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से 50 माइनस कर रहे हो। तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, उतनी बार 50 माइनस हो रहा है। मतलब अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो 500 माइनस हो रहा है, 5 ऑब्जर्वेशन तो 250 माइनस हो रहा है, लाइक दैट। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, अब मेरे पास है टोटल एस, इसमें से मैं माइनस करता हूं सर। व्हेन 46 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दोस, अगर सब में से 46 माइनस करोगे तो नया सम आपको मिलेगा 70। अब ये क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी का नहीं बचा, अब ये क्वेश्चन इक्वेशन का बन चुका है जिसमें आपके पास 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करता हूं, इस कैपिटल एस को एक्स रख देता हूं, एस हटा देता हूं, इसलिए क्योंकि भाई एस ना 5 के जैसा दिखता है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं मान लेता हूं ओरिजिनल सम मेरा एक्स है और सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से अगर 50 माइनस कर दूंगा तो आपका जो सम निकला था एक्स, उसमें से 50 माइनस हो गया, तो समेशन ऑफ एक्स ही लिख देता ना भाई, यही तो सिंबल होता है सम का, तो टेंशन ही खत्म अपनी। समेशन ऑफ एक्स ही होता है वैसे भी, हाँ सम। तो ओरिजिनल सम मान लो हमारा समेशन ऑफ एक्स था, सभी में से अगर मैं 50 माइनस कर देता हूं एन टाइम्स तो ये आता है। अब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 50n में से 46n माइनस करना है, तो -50 माइनस -46, ये एक्चुअली बचेगा आपका -4n, और -10 माइनस -70, -10 -70 इट विल बिकम -80। लो भाई, n की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अरे यार, ये तो सही हो गया। तो n की वैल्यू होगी -80 अपॉन -4, दैट इज 20। चलो भाई, कम से कम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पता चल गया। अब मैं क्या करता हूं, पुट कर देता हूं n इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह 20 रख दूंगा तो मुझे सम मिल जाएगा। यस, तो समेशन ऑफ x माइनस 50 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। तो बता दो भाई, समेशन ऑफ x आपका कितना आ जाएगा? तो समेशन ऑफ x आ जाएगा -10 है प्लस 1000, दैट इज 990। बस, अब आपको समेशन ऑफ x भी मिल गया है, n भी मिल गया है, तो आपका am क्या आ जाएगा? आपका am हो जाएगा 990 डिवाइडेड बाय 20। चेक करके बताइए कितना आ रहा है सर। 990 डिवाइडेड बाय 20, करेक्ट आंसर इज 49.5। हो सकता है आप लोग कंपाइलर सॉल्व कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं बनाओ, पर एक बार अगर आपने पैटर्न देख लिया तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, पर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, और फिर भी टाइम तो लगना है तो आप सेकंड राउंड में रखोगे ना इसको, फर्स्ट राउंड में थोड़ी करना आपने को। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो सर ओरिजिनल हमारे पास सम था, समेशन ऑफ एक्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन माना था, और सारे नंबर में से 50 माइनस कर रहा हूं, 50 50 50 50 50,
तो एक्चुअली 50 बस थोड़ी माइनस हो रहा है, n टाइम्स 50 माइनस हो रहा है ना, तो ओरिजिनल सब में से 50n माइनस हो रहा है, तब जाके -10 आ रहा है। सिमिलरली 46 46 46 अगर n टाइम्स माइनस करूंगा तो ये सम आ रहा है। दो इक्वेशन बन गई ना, समेशन ऑफ x और n की। समेशन ऑफ x कैंसिल हो गया, n निकल कर आ गया, फिर n को इसमें पुट कर दिया तो समेशन ऑफ x निकल कर आ गया। अब ये मिल गया, ये मिल गया, तो एवरेज ओरिजिनल सम, ओरिजिनल मीन भी मिल गया आपको। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो यहां पर मैं कर देता हूं क्लियर एंड डन। ओके जी। The probable value of mean deviation when Q3 is this and Q1 is this. Now this is again a special question. Q3 दिया है, Q1 दिया है, तो इंसान को क्या लगेगा, QD पूछेगा? नहीं, वो MD पूछ रहा है। तो MD और QD के बीच में ना एक रेशियो मेंटेन होता है, तो पहले QD निकालते हैं। चलो, QD हो जाएगा 40 माइनस 15 अपॉन 2, 40 माइनस 15 अपॉन 2, ये आ रहा है 12.5। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, SD रेशियो MD रेशियो QD होता है 15, 12 और 10। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि MD अपॉन QD का रेशियो होता है 12 अपॉन 10। तो MD की वैल्यू निकालने के लिए आप प्रोबेबल वैल्यू लगभग लगभग QD इंटू 12/10 भी कर सकते हो। तो आप करके देखो भाई, 12 इंटू 12, सॉरी 12.5 इंटू 12/10, लगभग क्या वैल्यू आ रही, 12.5 इंटू 12/10। सर ये वैल्यू आ रही 50। बस भाई, है क्या ऑप्शन में 50? ये रहा ऑप्शन। समझे मेरी बात को क्या बोल रहा हूं मैं? और वैसे भी देखो ना यार, अगर आपका QD 12.5 आया, अब आप इसको यहां रख देते हो तो आपको सॉल्व की वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं Q3 और Q1 से QD ही निकाल रहा हूं, पर क्वेश्चन मुझसे मीन डेविएशन पूछ रहा है, तब मुझे ये क्लिक होना चाहिए, ये क्लिक होना चाहिए कि QD से भी MD निकल सकता है। यूजिंग QD ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट MD। तो हमने SD MD QD का रेशियो यूज कर लिया, वहां पर चीजों को पुट किया, तो अपना काम हो गया भाई, डन है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, चलो, क्लियर एंड डन। इसको भी मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा भाई, क्योंकि थोड़ा हट के आया। नाउ दिस इज अगेन क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में भी करते हैं इनफैक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ QD आपको 1/4 दिया, जैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ QD 1/4 दिया तो आपको थोड़ा दिमाग लगना चाहिए कि 1/4 मतलब क्या, 25% है। तो या तो आप इसको 25% लिख दो, या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई ये जो 1/4 दिया है ना, ये Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 की वैल्यू है। इंटू 100 की वैल्यू नहीं, अगर इसमें इंटू 100 कर दूंगा तो यहाँ 25 लिखना पड़ेगा। मतलब अगर ये 1/4 निकल कर आ रहा है, अगर ये 1/4 निकल कर आ रहा है, मतलब एक्चुअली Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1 को ही रेशियो निकाला आपने, अभी उसमें इंटू 100 नहीं किया है। ये कॉमन सेंस वाली बात, ये बताई नहीं जा सकती। ठीक, नाउ अब मुझे Q3 अपॉन Q1 निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 टाइम्स ऑफ Q3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ Q1, 1 से मल्टीप्लाई किया तो Q3 प्लस Q1। अब Q3 एक तरफ कर देता हूं, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3Q3, और ये 4Q1 RHS में चला जाएगा तो इट विल बिकम 5Q1। तो सर Q3 अपॉन Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q3 अपॉन Q1 की वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो द करेक्ट आंसर विल बी 5/3 ऑप्शन। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बताइएगा मुझे कैसे निकालना है अपने को ये। यस, मजा आया दोस्त? ओके, कूल, थैंक यू यार सहीश। आप जैसे लोग अगर ऐसा रिप्लाई करते हैं या अपने फीडबैक बताते हैं कि आपके लिए इफेक्टिव रहा, तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ जो बाकी बच्चे हैं, जो लोग वीडियोस को शायद सिर्फ ऊपर से देख के जज कर लेते हैं और स्किप कर देते हैं, उनको भी शायद पता चले कि हाँ, वाकई में किस काम आने वाला है। तो आप लोग से बस यही अनुरोध रहता है कि आप क्लास एंड होने के बाद अपना जेन्युइन फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, सो दैट बाकी लोगों को भी फायदा हो पाए। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ता हूं मैं। एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास्ड स्टूडेंट इज 39 and that of the failed student is 15, what is the number of student who passed in the examination? थोड़ा समझने की कोशिश करना। टोटल कितने स्टूडेंट हैं अपने पास क्लास में? सर टोटल स्टूडेंट्स हैं 120। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 120। अगर मैं 120 में से मान लू n है पास वाले, n स्टूडेंट है जो पास हुए हैं, तो 120 माइनस n बचेंगे, वो कौन है? फेल हुए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है,
120 में से n नंबर ऑफ पीपल वो हैं जो पास हुए, तो बाकी 120 माइनस n को है क्या है, जो फेल हुए, है ना। ठीक है, 1 मिनट मुझे देना, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, मैं आता हूं। चलिए ओके, शुरू कर दे वापस से। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन की। अच्छा, माइक चालू रह गया था क्या? ओके, फिर से शुरू से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, फ्लो बिगड़ गया था, है ना, सॉरी जी। चलो, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। तो टोटल 120 बच्चे हैं जिनका एवरेज मार्क्स आ रहा था 35। If the average marks of passed student is 39 and that of the failed student is 15, what is the number of students who passed in the examination? ठीक है, तो मुझे निकालना है कितने लोगों ने पास किया है। मैं ऐसा मान लेता हूं, नंबर ऑफ पास मान लेता हूं x के बराबर, ठीक है। मान लेता हूं नंबर ऑफ पास स्टूडेंट है x, तो फिर फेल्ड कितने कहला जाएंगे सर, क्योंकि टोटल 120 है तो फेल्ड कहला जाएंगे 120 माइनस एक्स। हाँ जी, अब वो क्या कह रहा है, जितने पास बच्चे हैं ना उनका एवरेज 39 और जितने फेल बच्चे हैं उनका एवरेज 15 है। तो x इंटू मतलब पास वालों के काउंट इंटू पास वालों का एवरेज प्लस फेल्ड वालों का काउंट इंटू फेल्ड वालों का एवरेज, और इस पूरे को डिवाइड कर दो टोटल बच्चों से तो ओवरऑल एवरेज आ गया। मतलब देखा जाए तो कंबाइंड एम का ही क्वेश्चन है, देखा जाए तो कंबाइंड एम का ही क्वेश्चन है। बस बात यह है सर कि 39 एवरेज है किनका, पास वालों का। तो देखो मैंने नंबर ऑफ पास के साथ उसका एवरेज मल्टीप्लाई कर दिया और नंबर ऑफ फेल्ड के साथ उसका रिस्पेक्टिव एवरेज मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड में टोटल 120 क्यों किया। अरे भाई टोटल बच्चे तो 120 है ना सर, x और 120 माइनस एक्स को जोड़ दो ना, अरे तो वो भी तो 120 आएगा इंटू 30, बस इक्वेशन बन गई। अब आपका काम हो जाएगा 39x प्लस 120 इंटू 15 करते देखते कितना आ रहा है, 120 इंटू 15 सर, 120 इंटू 15 हमारा आ रहा है 1800, ठीक है जी। माइनस कर देता हूं 15x, ठीक है सर, तो 39x प्लस 120 इंटू 15 माइनस 15x और 120 इंटू 35 को सामने जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4200।
बस अब आप x की वैल्यू निकाल दो, 4200 माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 20 को, सर x की वैल्यू आ रही 100। इसका मतलब 120 में से पास्ड कितने हैं, 100 बच्चे, और बाकी 20 लोग फेल हुए। सिंपल। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 100। एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स बताइएगा क्या 15 का आंसर सबको क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर एंड डन। चलिए, ओके 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 ओके, कूल 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 कूल। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n natural number is 6n upon 11, then the value of n will be. If the arithmetic mean of first n natural number is 6n upon 11, तो n की वैल्यू आपको निकालनी है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब समझते हो आप? सर देखो, am का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय n। अब क्योंकि वो पूछ रहा है am ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो सम की जगह भी आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं n के साथ, तो ये पूरा फॉर्मूला है सम का, और ये n तो n है। अब ये पूरा किसके बराबर आ रहा है? 6n/11 के बराबर आ रहा है। अच्छा जी, तो आप n और n कैंसिल कर दो, तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा सर? LHS में बचेगा आपके पास 6n/11, और RHS में बचेगा n प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 12n 11n प्लस 11, तो n की वैल्यू आ गई 11। अरे इतना सा निकालना था बस, और क्या। देखो भाई बहुत इजी है, अरे ध्यान दो। हाँ बेटा, MCQ को पहले कर लो, इनफ, बहुत इनफ। तो am होता है सम अपॉन n, जी हाँ, am की जगह मैंने रख दिया 6n/11, और क्योंकि यहां पर क्या दिया, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका मतलब फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2, और होल डिवाइडेड बाय भी n कर दिया, होल डिवाइडेड बाय भी n कर दिया, तो 6n/11 इज इक्वल टू n प्लस 1/2, n कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12n इज इक्वल टू 11n प्लस 11, 12n माइनस 11n मतलब n की वैल्यू आ गई 11 के बराबर। डन है भाई, ऑप्शन बी इज द क्लियर आंसर। ठीक है, चलो अब द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। ठीक है भाई, हमारे पास ग्रुप में कितने लोग थे? 10 लोग थे, उनका एवरेज कितना था? 20 साल। एवरेज एज आपकी 2 से इंक्रीज हो जाती है, मतलब 22 हो जाती है, अगर 2 नए लोग जुड़ते हैं। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 2 न्यू पीपल? एक बात बताओ भाई, अभी सम कितना है? अभी ओरिजिनल सम कितना है सर? 10 इंटू 20 ईयर्स, एवरेज 20 है और 10 लोग हैं, मतलब 200 आपका टोटल आया होगा। ठीक है, टोटल लोग कितने आपने बोले? 10 है। अब आप कह रहे हो नए लोग जुड़ेंगे, ठीक है, नए लोग जुड़ेंगे, तो न्यू, पुराना एवरेज था आपका, पुराना एवरेज था 20 ईयर्स, नया एवरेज कितना आ जाएगा सर? नया एवरेज बोल रहा है 2 से बढ़ जाएगा, मतलब 22 आ जाएगा। और 2 लोग जुड़े, अरे ध्यान दो, अगर 2 लोग जुड़े, इफ 2 पीपल आर एडेड, तो फिर काउंट भी तो 12 हो गया ना, तो नया सम कितना आएगा बता दो। तो सर नया सम आ जाएगा हमारा 12 इंटू 22। 12 इंटू 22 की वैल्यू निकाल दीजिए सर। 12 इंटू 22, 12 इंटू 22 आ रहा अपना 264। अब आप देखो 264 माइनस 200 करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि जो नए लोग आए ना, उनकी वजह से कितना वेट इंक्रीज हुआ है? 64। तो अगर 64 का वेट इंक्रीज हुआ 2 लोगों के बीच में, तो उन 2 लोगों का एवरेज वेट कितना कहलाया? 32 kg। अब देखो ये नहीं पता मुझे कि किसका वेट कितना है, पर क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा है आपसे, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है कि एवरेज वेट कितना बढ़ गया। वो जो 2 नए लोग आए उसकी वजह से एवरेज वेट 32 kg बढ़ गया। है तो 64, इंक्रीज आया 64 का, केजी नहीं है, ईयर्स है, एज है, सॉरी मैंने गलती से केजी लिख दिया, 32 ईयर्स। तो जो नए लोग आए ना, उनकी वजह से टोटल 64 सम में इंक्रीज आया है, पर ये तो 2 लोगों के अंदर, तो एक जने का एवरेज कितना कहलाया? 32। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। ऑलरेडी सम था 200, कैसे निकला? 20 ईयर्स, 10 लोग 200, 10 लोग थे, एवरेज 20 था। नाउ नया एवरेज बोल रहा है 2 से बढ़ गया है, मतलब 20 की जगह कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है सर, और लोग भी 12 हो गए, क्योंकि अब 10 की जगह 12 लोग हो गए, तो नया सम कहला गया 264, मतलब टोटल सम बढ़ रहा है कितने से? 64 से। तो 64 2 लोगों में बढ़ रहा है, तो 64/2 कितना आ गया? 32। यस इज द आंसर। अरे ओ क्लियर एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। आगे बढ़ता हूं। The mean and the standard deviation of given set of observations 1500 and 400 respectively. If there is an increment of 100 in the first year and each observation is hiked by 20% in the second year, find the new mean is it. गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आपको ओरिजिनली मीन कितना दिया है सर? ओरिजिनली मेरे को मीन दिया 1500, और ओरिजिनली मेरे को एसडी दिया हुआ है 400। ठीक है, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 100 इन द फर्स्ट ईयर
एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज हाइक्ड इन द 20% बाय सेकेंड ईयर। तो देखो पहले क्या करते हैं, एएम की बात करता हूं। पहले एएम था 1500, ठीक है। एक साल खत्म होने के बाद, ईयर 1 के खत्म होने के बाद आप बोल रहे हो सारे ऑब्जर्वेशन को आपने 100 से बढ़ा दिया, मतलब आपका एएम हो गया 1600। समझो ना, अगर सारे ऑब्जर्वेशन 100 से इंक्रीमेंट हो गए तो एएम भी आपका कितने से बढ़ जाएगा, एएम भी 1600 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में आप कह रहे हो कि 20% से हाइक हो रहा है, 20% से हाइक हो रहा है, मतलब इंटू 1.2 कर रहे हो आप, इंटू 1.2, तो आपका नया एवरेज आ जाएगा 1600 इंटू 1.2, दैट इज 1920। सभी बच्चे पहले ध्यान से एएम को देखना। पहले साल में सारे ऑब्जर्वेशन में प्लस 100 हो रहा है, विच इज चेंज ऑफ ओरिजिन, और 1500 एएम है। मैं आप सभी को बता दूं, चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट एएम के अंदर होता है, इसलिए मैंने प्लस 100 का इफेक्ट एएम के अंदर लिया है। फिर इंटू 1.2, भाई 20% से बढ़ाना किसी भी चीज को, 20% से बढ़ाना मतलब इंटू 1.2 करना, तो ये चेंज ऑफ स्केल होता है, इसका इफेक्ट भी होता है, इसलिए वो भी लिया। लेकिन वही अगर मैं एसडी में जाऊंगा ना मेरे भाई, एसडी में मुझे थोड़ा सा सिलेक्टिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन का इफेक्ट तो नहीं होता उसके अंदर। तो एसडी था अपना 400, तो जो फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट हुआ ना आपका प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, उसका कोई भी इफेक्ट आपके 400 में नहीं आएगा, और आपका 400 विल रिमेन सेम। लेकिन सेकेंड ईयर में आप कर रहे हो चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल मतलब आप कर रहे हो 1.2 मल्टीप्लाई, उसका इफेक्ट आपके 400 में आएगा। तो 400 इंटू 1.2 मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 480। क्या सभी बच्चे मेरी बात सुने? तो करेक्ट आंसर हो गया 1920 एंड 480, 1920 एंड 480 मतलब ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल बनाया इन्होंने। फर्स्ट ईयर में चेंज ऑफ ओरिजिन दिया तो एएम को चेंज किया अपन ने, एसडी को चेंज नहीं किया। सेकेंड ईयर में चेंज ऑफ स्केल दिया तो एएम को भी चेंज किया और एसडी को भी चेंज किया। 1920 प्लस 1920 एंड 480। बहुत प्यारा सवाल, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, क्लियर एंड डन कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अपने पास आखिरी 3 क्वेश्चन ही बचे हुए, मतलब वी आर बिफोर टाइम, 1.25 घंटे में ही हम खत्म कर देंगे काम। स्टूडेंट मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 85 इंस्टेड ऑफ 45। Due to that, average for the whole class got increased by 1/4. The number of student in the class is। अब देखो भाई क्या हो रहा है, आपका एक बच्चे का मार्क्स 85 एंटर हो गया, जबकि होना चाहिए था 45, मतलब आपने 40 से ज्यादा एंटर कर दिया मार्क्स। उस वजह से पूरी क्लास का एवरेज ना 0.25 से बढ़ गया है। अब सुनो मैं क्या बोलता हूं, यहां सबसे पहले लिखता हूं इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन या वैल्यू क्या थी जो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी सर, 85। उसकी जगह करेक्ट वाली क्या लेनी चाहिए सर, उसकी जगह करेक्ट वैल्यू आपको लेनी चाहिए थी 45। अब एक बात बताओ, क्या इनकरेक्ट वैल्यू लेने की वजह से आपका सम 40 से ज्यादा आ रहा होगा? यस सर, बिल्कुल आ रहा होगा। तो कह रहा है इसकी वजह से एवरेज मेरा 1/4 बढ़ गया। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इनकरेक्ट सम, इनकरेक्ट सम आ जाएगा मेरा ओरिजिनल सम प्लस 40। करेक्ट सम क्या होना चाहिए था, पता नहीं वैल्यू क्या है, पर अपन मान लेते हैं एस या एक्स मान, समेशन ऑफ एक्स मान लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। मेरे भाई मेरा करेक्ट सम होना चाहिए था समेशन ऑफ एक्स, करेक्ट सम होना चाहिए था समेशन ऑफ एक्स, पर इनकरेक्ट सम आ रहा है समेशन ऑफ एक्स प्लस 40। ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन। सर आपका ओरिजिनल सम जो भी आना चाहिए था समेशन ऑफ एक्स वो नहीं आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है। क्यों इनकरेक्ट आ रहा है? क्योंकि आपने एक वैल्यू 40 ज्यादा ले ली, इसके अंदर ये 40 का इफेक्ट ज्यादा आ गया, 45 की जगह 85 टाइप हो गया, तो 40 ज्यादा ऐड हो गया ना। हाँ जी सर। अब ये 40 ज्यादा ऐड करने की वजह से जो आपका सम आ रहा है ना, वो आपके सही वाले सम से 0.25 ज्यादा आ रहा है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन। जो सही वाला एएम था आपका, सही वाला एवरेज वो था समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, पर आपका जो गलत वाला एवरेज आ रहा है वो आ रहा है समेशन ऑफ एक्स प्लस 40 अपॉन एन, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने हैं, पर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू वो 45 की जगह 85 ले ली गई है, 40 ज्यादा ले ली गई है, और इस वजह से जो एवरेज है ना आपका सही वाले एवरेज से 0.25 ज्यादा आ रहा है। ओ माय गॉड। तो अब आपको बताना है सर 0.25 कैसे लेके आए? अरे 1/4 मतलब 0.25। अब आपको बताना है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास के अंदर थे। आइए सर निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन प्लस 40 अपॉन एन। ओके,
समेशन ऑफ एक्स प्लस 40 अपॉन होल एन को मैं समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन अलग लिख सकता हूँ, 40 अपॉन एन अलग लिख सकता हूँ। अगेन राइट हैंड साइड में भी मेरे पास है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन 0.25। भाई ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इस तरफ भी है उस तरफ भी है, प्लस माइनस करके कैंसिल। तो 40 अपॉन एन की वैल्यू होगी 0.25, इसका मतलब एन की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन 0.25। आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब ज्ञात हो चुका होगा, दैट इज 160। तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है? 160। वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी प्यारा, एकदम लवली क्वेश्चन। पास होने के लिए प्रिसाइज हो या कॉम्प्रिहेंसिव सफिशिएंट है, लेकिन अच्छे नंबर लाने हैं तो कंपाइलर करिए, और कंपाइलर करने का टाइम नहीं है तो फोकस बैच के क्वेश्चन कर लीजिए मेरे साथ बस। देखो फोकस बैच लाने का पर्पज यही है, कंपाइलर में इतने सारे क्वेश्चन है, कितने करें समझ में नहीं आता बच्चे को। अच्छा थोड़े बहुत भी करने जाते तो अटक जाते हैं, तो सॉल्यूशन कहीं मिलता नहीं। तो सर कोई अगर ये बता दे कि लो भाई ये तेरे को 1.5 घंटे करना है कंपाइलर, इसमें जो भी क्वेश्चन सब करवा रहे हैं पीवाईक्यू एमटीपी के उतने कर ले, और उसके सॉल्यूशन भी इसी सेशन के अंदर है, तो तेरा काम खत्म। अब इसके अलावा कुछ नहीं करने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। है तो कर लो, समय है तो कर लो, पर समय नहीं है तो भी ये आपको बहुत फ्रूटफुल प्रूव होगा कि कम में बम, कम में बम, ये ऑब्जेक्टिव है भाई इसका, कि कम समय में आपको जो है ऐसे अच्छे क्वेश्चन करवा दूं ताकि आपको बाद में अलग से बैठ के करना ना पड़े, और टाइम भी नहीं है ना आपके पास। और यही हर बार की प्रॉब्लम भाई, ये टाइम की कमी रहती है सबके साथ, क्योंकि आपके साथ नहीं है सबके साथ है, नॉर्मल प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ जिन्होंने कंपाइलर पहले से किए हुए हैं, जिनके बहुत सारे क्वेश्चन हो रखे हैं, उनको आपकी जैसे प्रॉब्लम ये वाली नहीं आ रही होगी, उनको ये सब क्वेश्चन पहले से देखे हुए हैं। ठीक है, चलो तो अच्छा सवाल है भाई, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, क्लियर एंड डन। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 स्टार्टअप्स, ठीक है, in e-commerce sector struggling to acquire the market. Following data for mean and standard deviation for billing amount of bought items per month on their website is given. Startup A, Startup B. Number of customer 40-30. Mean billing amount 2500, mean billing amount 2200. Standard deviation 10 rupees, standard deviation 11 rupees. किसका कंसिस्टेंसी बेटर है? देखो कभी भी डेटा में कंसिस्टेंसी देखनी है कि मतलब तुम्हारा डेटा जो है ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा, कंसिस्टेंट है तो नहीं। तो इंडिविजुअल लेवल पर तो हम एसडी निकालते हैं, पर जब कंपैरिजन करना होता है, तुम यहाँ ए और बी में कंपेयर कर रहे हो, तुम बोल रहे हो दोनों में से कौन से स्टार्टअप का कंसिस्टेंसी अच्छा है। जब कंपैरिजन किया जाता है तो एसडी कंपेयर नहीं किया जाता, कंपैरिजन करते समय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्चुअली, मेजर और डिस्पर्जन 2 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगर मैं तुमसे बोलूं चलो ए का डिस्पर्जन बताओ तो एसडी, पर ए और बी का डिस्पर्जन कंपेयर करो तो फिर एसडी से कंपैरिजन मत करो, एसडी अपॉन एम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालकर कंपैरिजन करो। तो हम लोग निकालते हैं सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों के। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आप सबको पता है, एसडी अपॉन ए एम इंटू 100। तो सीधे कैलकुलेटर में कर दो भाई, एसडी दिया है 10 अपॉन 2500 इंटू 100, सर ये आ रहा है 0.4। और अगर मैं बी की बात करूं, एसडी अपॉन ए एम इंटू 100, तो 11 अपॉन 2200 इंटू 100, सर ये आ रहा है 0.5। इसका सीओवी ज्यादा है तो ये लेस कंसिस्टेंट है। अच्छा भाई, वेरिएशन ज्यादा होना, फ्लक्चुएशन ज्यादा होना मतलब लेस कंसिस्टेंट। ये मोर सीओवी है ना, इसका हायर सीओवी है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा उसकी कंसिस्टेंसी कम। तो बताइए बेटर कंसिस्टेंसी किसकी है? स्टार्टअप ए की। समझे क्या मेरे भाई? स्टार्टअप बी की कंसिस्टेंसी खराब कहलाई क्योंकि उसका सीओवी ज्यादा है ए के कंपैरिजन में। तो किसकी कंसिस्टेंसी अच्छी कहलाई? ए की कंसिस्टेंसी बेटर कहलाई बी के कंपैरिजन में। क्या आप मेरी बात समझ में आए एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक, सॉरी जी सॉरी। इसके साथ दोस्तों वी ऑल हैव कंप्लीटेड आवर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लगभग 50-55 एमसीक्यू किए हमने, जिसमें मई 26 कवर हो गया पेपर आपका, आरटीपी सितंबर 26 कवर होगी, और इसके अलावा पुराने पीवाईक्यू और एमटीपी में से अच्छे अच्छे चुनिंदा सिलेक्टेड क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में आने के लिए। एक फेवर आपसे मांगूंगा मैं, सेशन के एंड हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है, उस कमेंट बॉक्स में अपना एक जेन्युइन फीडबैक अभी तुरंत ही डाल दो भाई, क्योंकि बाद में आप भी भूल जाते हो, आपके पास भी समय की कमी है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अब मैं आप लोगों से कल मिलूंगा। कल हमारा मेगा सेशन होना है, क्योंकि कल हम लोग लॉजिकल रीजनिंग करने वाले हैं, चारों चैप्टर्स एक साथ। तो चारों चैप्टर के चुन चुन के ढंग ढंग के क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं। सी यू ऑल टुमारो एट 3 PM। एक्सपेक्ट करो आप 3 घंटे तो मिनिमम सेशन चलेगा ही, और बहुत अच्छे अच्छे एलआर के क्वेश्चन आपके कल कवर हो जाएंगे। तो पूरा एलआर रिवाइज करके आइएगा। वैसे एलआर में कोई कॉन्सेप्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता रिवाइज करने में भी टाइम लगेगा। सी यू ऑल, टेक केयर, टुमारो एट 3 PM। बाय बाय।